सर्वे मेथड के हम एडवांटेजेस पे बात कर रहे थे। तो सर्वे मेथड के ऑब्वियसली एडवांटेजेस नंबर वन पे इट इज़ फास्टर, कि इसको कंडक्ट करना बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, बहुत ही मतलब कि तेज़ी से आप बहुत ही बड़ी तादाद में डेटा जो है उसको आप हासिल कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है इट इज़ चीपर, कि इसमें ज़्यादा खर्चा जो है वो आपके पास आपको नहीं करना पड़ता, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू दी अदर मेथड्स ऑफ प्राइमरी डेटा कलेक्शन, जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो गया या फिर एक्सपेरिमेंटेशन हो गया, ठीक है। इनकी निस्बत सर्वे मेथड जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसका एडवांटेज कि जो डेटा इकट्ठा होता है उसको उसका तज्ज़िया करना, उसका जायज़ा लेना जो है वो ज़्यादा आसान होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर मेथड्स के जिनसे हमारे पास डेटा इकट्ठा होता है, ठीक है। तो रिसर्च के मकसद के लिए डिफरेंट टूल्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है। उनमें से टूल्स में एक जो है वो सर्वे मेथड है। इसके ऑब्वियसली कुछ अपने एडवांटेजेस हैं, कुछ इसकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ इसके अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जो सबसे पहला इसका बेनिफिट है वो है हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस। हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस से मुराद क्या है? हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस से मुराद ये है कि इस मेथड के अंदर हमारे पास बहुत ही बड़ी तादाद में जो पॉपुलेशन है उनकी राय जो है वो हासिल की जा सकती है, ठीक है। कि जो नंबर है पार्टिसिपेंट्स का वो काफ़ी बड़ा होता है इसमें, ठीक है। और ड्यू टू द यूजुअल हाई नंबर ऑफ पीपल हु आंसर्स अ सर्वे, जो डेटा हमारे पास इकट्ठा होता है उसमें बेटर डिस्क्रिप्शन होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर मेथड्स, ठीक है। सर्वे जो है वो लार्जर पॉपुलेशन में बड़ा इजीली कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज हमारे पास जो है इसका वो ये है लो कॉस्ट, कि इसमें खर्चा जो है वो आपका कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी अदर मेथड्स, कि जब कभी भी आप जो है वो खर्चा करते हैं, ठीक है, सर्वे करते हैं, तो ज़्यादातर तो ये मतलब क्वेश्चनियर्स की फॉर्म में होता है। तो वो क्वेश्चनियर को एक दफ़ा डिज़ाइन आपने करना होता है, डिज़ाइन आप खुद ही करते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद उसको प्रिंटिंग का पर पेपर कितना खर्चा हो जाता है, 4 रुपये 5 रुपये। तो मतलब कि डॉलर की टर्म्स में उन्होंने लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा $2 अपने पर पर्सन जो है वो आपका खर्चा होता है। और इन केस के अगर ये इंटरव्यू आपका टेलीफोनिक होता है या फिर जो है वो फेस टू फेस होता है, तो फिर ये खर्चा मज़ीद रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप मेल के ज़रिए, डाक के ज़रिए जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली खर्चा जो है वो आपका थोड़ा सा ज़्यादा होगा। लेकिन ये है कि जो बाकी इसके जो दो मेथड्स हमने ऊपर देखे थे उनको अगर आप यूज़ करें तो फिर जो है वो आपका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तीसरा एडवांटेज हमारे पास है कि इट इज़ कन्वीनियंट टू गैदर डेटा दिस वे, ठीक है। मुख्तलिफ अंदाज में सर्वेज जो हैं उनको कंडक्ट किया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चनियर जो है वो ईमेल के ज़रिए भेजे जा सकते हैं, फैक्स के ज़रिए भेजे जा सकते हैं, इंटरनेट के ज़रिए आजकल गूगल फॉर्म आ गया है, उसके ज़रिए क्वेश्चनियर्स जो हैं वो जो आपकी टारगेट पॉपुलेशन है जिनसे आप डेटा हासिल करना चाहते हैं उनके पास भेजा जा सकता है, ठीक है। एक तो ये मतलब कन्वीनियंस होगी। दूसरा ये कि आप पूरी दुनिया से मुख्तलिफ लोगों से आप डेटा जो है वो सर्वे मेथड के ज़रिए आप इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है इट हैज़ अ गुड स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई रिप्रेजेंटेटिवनेस। चूँकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो सर्वे के अंदर इन्वॉल्व होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी अदर मेथड्स, तो इसके ज़रिए जो हमारे पास डेटा आता है या जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट होते हैं, यानी कि नंबर के लिहाज से उनकी अहमियत ज़्यादा होती है, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय जो है चूँकि उसके अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। लिटिल और नो ऑब्जर्वर्स सब्जेक्टिविटी, केस के अंदर ज़ाती पसंद नापसंद या मेरी जो अपनी राय है, जो इंटरव्यू मतलब कंडक्ट करने वाला बंदा है उसकी जो अपनी ज़ाती राय है वो बहुत ही मतलब
के कम असरअंदाज होती है, उसका कोई ख़ास किरदार जो है वो इसके अंदर नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स जो हैं वो हमारे पास आते हैं, ठीक है। और जब ऑब्जेक्टिविटी होती है तो ऑब्वियसली वो रिजल्ट्स जो हैं वो रिलायबल भी हमारे पास होते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट इसका एडवांटेज है दैट इट हैज़ प्रिसाइज रिजल्ट्स, के जो रिजल्ट्स आते हैं वो प्रिसाइज होते हैं। एज क्वेश्चंस इन सर्वे शुड अंडरगो स्क्रूटनी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, they provide uniform definitions to all subjects who are to answer the questionnaires. Thus there is greater precision in terms of measuring the data gathered, ठीक है। तो चूँकि चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, चीज़ों को डिफ़ाइन किया जाता है, तो जो क्वेश्चनेयर फिल करने वाले लोग होते हैं, लाइकलीहुड यही होता है कि वो अच्छे तरीके से इसको फिल करेंगे और जो डेटा आएगा वो हमारे पास प्रिसाइज होगा, उसमें कोई गलती या हैंकी पैंकी नहीं होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस नंबर 1 पे अनविलिंगनेस और इनएबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट। के बाद का जब वो लोग देखते हैं कि वो 5 पेज का क्वेश्चन है, अब ये 5 पेज पढ़ने पड़ेंगे, तो हम लोग तो नेचुरली ही पढ़ने से तो हम मतलब कि भागते हैं। तो जब हम पढ़ने से भागते हैं तो फिर ये है कि भाई नहीं, फिर हमारे लिए मसला शुरू हो जाता है कि नहीं यार, ये इतना ज़्यादा कौन पढ़े और इतना ज़्यादा इसको क्वेश्चन को कौन फिल करे, ठीक है। इसके अलावा ह्यूमन बायस ऑफ रिस्पोंडेंट्स के ऑब्वियसली आप नेचुरली बाज़ चीज़ों के हक़ में होते हो, बाज़ चीज़ों के अगेंस्ट होते हो, तो वो भी प्योर डेटा कलेक्शन जो है उसकी राह में एक रुकावट जो है बन सकती है। इसके बाद है डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग, कि एक चीज़ को जो मुख्तलिफ लोग हैं वो मुख्तलिफ अंदाज में समझते हैं, उसका मतलब लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी जो है वो सारे एक ही मतलब कि क्वेश्चन है, अगर उसको लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है तो फिर यहाँ पे भी मसाइल जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है वो है इनफ्लेक्सिबल डिज़ाइन, कि इसका जो डिज़ाइन होता है वो इनफ्लेक्सिबल होता है। सर्वे को ऑब्वियसली यूज़ किया जाता है रिसर्चर्स की जानिब से, और आगाज़ से ही, शुरू से ही इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है कि भाई जो कुछ लिखा हुआ है उसी का आपने येस नो या लाइकली, वेरी लाइकली और अनलाइकली, इस हिसाब से आपने आंसर देना होता है। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। नॉट आइडियल फॉर कंट्रोवर्शियल इश्यूज़, के ऐसे इश्यूज़ के जहाँ पे लोगों का ओपिनियन जो है वो डिवाइडेड होता है, कि मुख्तलिफ लोग जो है वो मुख्तलिफ राय रखते हैं, उन इश्यूज़ के बारे में सर्वे करना जो है इसको एक आइडियल मेथड जो है वो नहीं समझा जाता, कि आप उन इश्यूज़ के बारे में जो है वो डेटा सर्वे के ज़रिए आप इकट्ठा करें, ठीक है। पॉसिबल इनएप्रोप्रिएटनेस ऑफ क्वेश्चंस, एक और डिसएडवांटेज है कि भाई बाज़ लोग ये समझ सकते हैं कि भाई जो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा रहे हैं वो इनएप्रोप्रिएट हैं, यानी कि गैर मौजू हैं। इन क्वेश्चंस को इस अंदाज में या इन अल्फाज में नहीं पूछा जाना चाहिए था, बल्कि मुख्तलिफ अंदाज में हमसे पूछा जाना चाहिए था, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो हैं, आप जब कभी भी कोशिश करें जनरेट करने की क्वेश्चनर के लिए, तो कोशिश करें कि वो जनरल हों, ठीक है, कि वो जनरल नेचर के मतलब के क्वेश्चंस हों, ऐसे क्वेश्चंस हों कि जिससे लोग अनॉयंस फील ना करें, अनॉयड फील ना करें, ठीक है। अब हम ग्लांस एक नज़र दौड़ाते हैं कि जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए आपके सामने लिखें। प्लीज़ इनको ज़रा 2 मिनट में स्क्रीन पे आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आ रहे हैं, इनको आप 2 मिनट लगा के रीडिंग दें ताकि आपके जहन में ये चीज़ें बैठ जाएँ सर्वे मेथड के हवाले से। पहला एडवांटेज क्या है, इट इज़ रिलेटिवली इजी टू एडमिनिस्टर, कि इसको कंडक्ट करना आसान है। कैन बी डेवलप इन लेस टाइम, कि इसको डेवलप करने पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कि ज़्यादा खर्चा नहीं होता। इट कैन बी एडमिनिस्टर्ड रिमोटली, कि ऑनलाइन जो है उस तरीके से भी इसको कंडक्ट किया जा सकता है, हमें फ़िज़िकली किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कंडक्टेड रिमोटली कैन रिड्यूस और प्रिवेंट जियोग्राफिकल डिपेंडेंस, अगर इसको रिमोटली कंडक्ट किया जाए
तो वो जो इलाकाई पाबंदी होती है कि भाई अब इस इलाके से हम दूसरे इलाके में जाएं, तो उसको ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। इट इज़ केपेबल ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्डेंट्स, कि बहुत ही बड़ी तादाद में रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं उनका डेटा हम इकट्ठा कर सकते हैं। न्यूमरस क्वेश्चंस के बेताशा क्वेश्चंस जो हैं वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। विद सर्वे सॉफ्टवेयर एडवांस statistical techniques can be utilized to analyze survey data to determine validity, reliability and statistical significance, ठीक है। तो चूंकि डेटा आपके पास आ जाता है, ठीक है, तो उसको फिर ऑर्गेनाइज करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है, और उसका तजिया करना भी आसान होता है। तो डिसएडवांटेजेस में रिस्पोंडेंट्स में नॉट फील encouraged to provide accurate and honest answers. Respondent may not feel comfortable in providing answers that unfavorably present them. Respondents may not be fully aware of their reasons for any given answer because of lack of memory on subject or even boredom, ठीक है। Survey with closed-end questions may have lower validity rate than other question types, ठीक है। Data errors due to question non-response may exist, ठीक है, कि बाज़ क्वेश्चन जो हैं उनका लोग जो है वो चूज़ करते हैं कि अभी हम इसका रिस्पांस देते हैं, जब आप रिस्पांस रिसीव ही नहीं होगा तो फिर उसमें डेटा एरर जो है वो आ जाएगा आपके पास सॉफ्टवेयर में, ठीक है। सर्वे क्वेश्चन आंसर्स ऑप्शंस could lead to unclear data because certain answer options may be interpreted differently by respondents, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन की बात आ गई, ठीक है, अगेन के बाद लोग जो है वो चीज़ को उसका और मतलब लेते हैं, बाद लोग जो है उसका और मतलब लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो मेथड है डेटा कलेक्शन का, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ऑब्जर्विंग, इसको हम देखते हैं। अब ऑब्जर्वेशन जो है कि चीज़ों का मुशाहिदा करना, ये इटसेल्फ अपनी ज़ात के अंदर जो है इट इज़ आल्सो अ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन, ठीक है। और रिसर्च के अंदर ऑब्जर्वेशन को एज अ टूल ऑफ डेटा कलेक्शन जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब ऑब्जर्वेशन कैसे होती है, अल्लाह ताला ने हर इंसान को 5 सेंसेस जो हैं वो दिए, ठीक है। तो ये 5 सेंसेस जो हैं इसमें ज़्यादातर आँखों का और हमारे कानों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डेटा को इकट्ठा करने के लिए, और उस चीज़ को हम रिकॉर्ड करते हैं या फिर हम उसको लिखते रहते हैं, नोट्स अपने जो है वो साथ साथ हम अपने बनाते रहते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक ऑब्जर्वेशन की रिसर्च की आपको एग्जांपल दूं तो बड़ी मशहूर मिसाल है कि एक मशहूर साइंसदान थे जी, उन्होंने दरख्त से एक सेब गिरता देखा, ठीक है, और उन्होंने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये सेब नीचे क्यों गिर रहा है, ये जब टूटा है दरख्त से तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो ऐसे जो है वो, अब ऐसा नहीं था कि वो चीज़ मौजूद नहीं थी, उन्होंने फिर एक चीज़ को नाम दिया जिसको हम मतलब ग्रेविटी के नाम से आज जानते हैं, ठीक है। तो अब ये मतलब ग्रेविटी का आइडिया कहाँ से आया, ऑब्जर्वेशन से आया, ठीक है। ऐसे ही और भी बेताशा चीज़ें कि जनाब दूध फट जाता है जी, दूध क्यों फटता है, उसकी वजह क्या है, वो ऑब्ज़र्व किया गया कि जनाब ये तो जर्म्स होते हैं, और फिर उसके बाद फिर डिफरेंट टेक्निक्स इन्वेंट की गई कि भाई इसको ओवरकम कैसे किया जाए, काबू कैसे पाया जाए। तो वो फिर मतलब बॉयलिंग मेथड और फिर पास्चराइजेशन जो थी वो इन्वेंट की गई, ठीक है। तो मुख्तलिफ इश्यूज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन को जो है वो और टेस्टिंग को टूल के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। टेस्टिंग क्या है कि एक आपने ऑब्जर्वेशन की, अब उसको आपने टेस्ट करना है, ठीक है, कि दोबारा से करना है। फॉर एग्जांपल आप में से जिन लोगों ने इंटरमीडिएट अगर किया है बोर्ड से, तो सेकेंड ईयर की बुक में एक आपने वो जो साइंस वाले लेसन्स हैं जो आखिर में साइंसदानों की ज़िंदगी पे हैं, तो उसमें लुई पास्चर का लेसन पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो उसमें जो वैक्सीन उसने इन्वेंट की थी, तो वो भी ऑब्जर्वेशन थी कि वो उसने जरासीम उगाए कल्चर प्लेट्स के ऊपर, उसको कहीं मतलब के काम पे जाना पड़ गया जी, तो वो काम से जब वापस आया तो उसने देखा जरासीम तो मर रहे थे या फिर मर चुके थे या फिर मरने वाली हालत में थे। उसने उन्हीं जर्म्स का इंजेक्शन जो है वो परिंदों को लगाया,
तो परिंदे हल्के से बीमार हुए, उसके बाद रिकवर करके फिर उसने कहा कि यार ये तो जो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था वो एक्सपेरिमेंट तो कामयाब नहीं हुआ। तो उसने दोबारा से वही जरासीम उगाए। अब वो जरासीम जानदार थे और उसने दोबारा परिंदों को लगाए। अब वो परिंदे कि जिनको पहले कमज़ोर जरासीम लग चुके थे उन्होंने हल्की सी बीमारी शो की और वो रिकवर हो गए। वो परिंदे कि जिनको पहले कमज़ोर जरासीम का टीका या मरे हुए जरासीम का टीका नहीं लगा था वो उस मतलब कि बीमारी में लाक हुए, वो फ़ौरन मर गए। तो अब ये ऑब्जर्वेशन उसके जहन में है कि यार ये क्या डिफरेंस है और वो क्या डिफरेंस है। फिर इस चीज़ को उसने टेस्ट किया दोबारा से और फिर उसको पता चला कि जब आप किसी बंदे को किसी बीमारी के कमज़ोर जरासीम का टीका एक दफ़ा लगा दें तो दूसरी दफ़ा अगर वो बीमारी उस बंदे पे हमलावर होती है तो वो बंदा प्रॉपरली बीमार नहीं होगा, हल्की सी बीमारी शो करेगा, फिर वो रिकवर कर जाएगा। और ऐसे वैक्सीन जो है वो हमारे सामने मतलब कि बनकर आ गई। तो ऑब्ज़र्वेशन आप अगर देखें तो ऑब्ज़र्वेशन बहुत ही बड़ी टेक्निक है रिसर्च की और हिस्ट्री में इसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। इसको हमेशा से यूज़ किया गया है फॉर द एडवांटेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जो है कैसे इसको यूज़ किया जाता है, कैसे इसको एडमिनिस्टर किया जाता है और इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। जी तो बेटा ऑब्जर्वेशनल रिसर्च जो होती है मकसद इसका क्या होता है। ठीक है, इसका मकसद होता है क्वालिटेटिव डेटा इकट्ठा करना। क्वालिटेटिव डेटा वो डेटा होता है जो कि मैंने पहले ही बताया कि नंबर्स की फॉर्म में जिसको हम नहीं लिख सकते बल्कि जिसको डिस्क्राइब करना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है। ठीक है, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं या फिर जिन लोगों की ऑब्जर्वेशन की जा रही होती है उनको एक जो उनका बिहेवियर है, एक ऑन गोइंग बिहेवियर जो है, जो उनका रवैया है, उसको किसी भी नेचुरल सिचुएशन यानी कि फितरती सिचुएशन के अंदर उसका जायज़ा लिया जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन रिसर्च the goal of the study, the market researcher will have varying levels of participation in the study। ठीक है, कि जो आपका गोल है उसी हिसाब से जो अपना पार्टिसिपेंट है, जो ऑब्जर्वेशन करने वाला है, ठीक है, उसकी पार्टिसिपेशन वो उसी हिसाब से होगी। बाज़ लोग बिल्कुल बैठे रहते हैं, बाज़ लोग उसमें एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पे हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और वो साथ साथ जो है वो चीज़ों को ऑब्जर्वेशन या फिर रिकॉर्डिंग उसकी जो है वो भी कर रहे होते हैं। ठीक है, बाद का जो है वो जो ऑब्जर्वेशन करने वाला बंदा है वो अपने आप को इंसर्ट करता है उस इन्वायरमेंट के अंदर और उसके बाद वो खुद फील करता है कि जनाब इसके अंदर कैसा फील होता है। ठीक है, तो द पर्पज़ ऑफ दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज़ टू गैदर मोर रिलायबल इंसाइट्स। इसका मकसद क्या होता है कि रिलायबल इंसाइट्स के लोगों की जो राय है ऐसी राय लेना जो कि रिलायबल हो, कि आप जो है वो उनके साथी, उनके कुलीग बन के उनसे राय लेंगे तो फिर लोग जो है वो ऑनेस्ट ओपिनियन जो है वो देते हैं आपको। ठीक है, while doing research you have several different research methodologies at your disposal। कि जब आप रिसर्च करने लगते हैं, ऑब्जर्वेशन वाली रिसर्च करने लगते हैं तो डिफरेंट मैथडोलॉजीज़ जो हैं वो आपके पास होती हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, सर्वे जो है वो मतलब कि ऑब्जर्वेशन जो है उसके अंदर भी सर्वेज भी आ जाते हैं, इंटरव्यूज़ भी आ जाती हैं। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि हमने चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया कि ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको ज़्यादातर जो है वो मार्केटिंग वाले लोग जो है और वो मतलब कि बिज़नेस वाले लोग जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें कंज्यूमर बिहेवियर जो है उसको जानने के लिए अक्सर इस किस्म की ऑब्जर्वेशनल एक्टिविटीज़ जो हैं वो की जाती हैं। अब बिहेवियर जो है उसको नेचुरल सेटिंग के अंदर ऑब्ज़र्व करना ज़रूरी होता है, यानी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आपकी हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि वो लाइल्म हों कि उनकी ऑब्जर्वेशन हो रही है। ठीक है, व्हेन योर बिहेवियर इन द कंट्रोल्ड सेटिंग इज क्रिटिकल टू योर रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, तो मुख्तलिफ चीज़ें हैं और मुख्तलिफ चीज़ें मुख्तलिफ सिचुएशन के अंदर जो है वो अप्लाई होती हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन रिसर्च जो है इसकी 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 पे है कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन नाम से जाहिर है कि लोगों को बताया जाता है, उनको एक जो है वो ख़ास किस्म के माहौल में रखा जाता है और उस माहौल में फिर उनको ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है और उसके बाद पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन है। हर एक टाइप को हम डिटेल में देखेंगे। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस आर टिपिकली स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन दैट टेक्स प्लेस इन अ
आर्कियोलॉजिकल लैब्स, ठीक है। अब इसमें अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की, तो नासा वाले जो हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक स्पेस एजेंसी है, वो अक्सर पब्लिश करते रहते हैं कि जनाब हमें एक ऐसा बंदा, हमें एक ऐसा मतलब कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो रिक्वायर्ड है कि वो 6 महीने एक जो है वो छोटे से कैप्सूल के अंदर लेट कर मतलब गुजारेंगे, खाना पीना मिलेगा, ठीक है, आपने बस जो है वो 6 महीने लेटे रहना है, आप वहाँ से उठ नहीं सकते। अब ये मतलब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है, जो कि इन्वायरमेंट आपको दिया जा रहा है, ठीक है, उसके अंदर अब वो आपका बिहेवियर नोट करेंगे। अब इसके कुछ मकासद होते हैं कि ज़ाहिर है उन्होंने लोगों को स्पेस मिशन पे भेजना होता है। स्पेस मिशन जो हैं वो दे लॉस्ट वेरी लॉन्गर, ठीक है, काफ़ी लंबे अरसे के लिए स्पेस मिशन जो हैं वो होते हैं। तो अब उसमें कि भाई अगर लोगों को 6 महीने 7 महीने या एक अपना साल जो है वो एक ही पोजीशन में लिटाया जाएगा, तो उससे उनकी नफ्सियात पे मतलब क्या असर होगा, वो असरात जो है नफ्सियाती असरात, उनको जांचने के लिए इस किस्म के जो एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ज़मीन के ऊपर कंडक्ट मतलब किए जाते हैं, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं और उसके ऑब्वियसली कुछ लिमिटेशंस भी हैं। एडवांटेजेस ये है कि यू कैन मेक एन ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल फॉर योर सैंपल एंड हैव अदर्स मार्केट रिसर्चर यूज द सेम कोड्स इफ दे रेप्लिकेट द स्टडी, दिस हेल्प्स टेस्ट रिलायबिलिटी, ठीक है। तो आप जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से या डिफरेंट एंगल से या फिर डिफरेंट मतलब के पार्टिसिपेंट से एक ही माहौल के अंदर उनके ऊपर करेंगे एक्सपेरिमेंट, और अगर सब के रिजल्ट्स एक जैसे आते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि रिजल्ट्स आपके जो हैं वो रिलायबल है, ठीक है। द कोडेड डेटा इज़ ईजी टू एनालाइज एंड क्वान्टिफाई, कंट्रोल स्टडीज़ आरंट एज टाइम कंज्यूमिंग, और इन पे इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगता क्योंकि सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं। फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इट मे बी challenging to determine the validity of the study if participants know that they are being watched. फिर naturalistic observation है. Naturalistic observation is another type of observation research method used by the researchers. This type of observation is when researchers study the behavior of participants in a natural surrounding. कि ये मतलब कुदरती माहौल में कि फ्री फ्लंग उनको नहीं पता होता कि उनकी ऑब्जर्वेशन हो रही है, लेकिन आप उनको ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्चर क्या करता है कि नोट्स लेता है, नोट्स लेके और उसके बाद फिर वो डेटा की कोडिंग जो है वो मतलब करता है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नंबर 1 पे ऑब्वियसली वैलिडिटी है कि चूँकि नेचुरल सेटिंग के अंदर हुआ है तो ऑब्वियसली रिजल्ट तो इसके वैलिड होंगे, ठीक है। दूसरी बात ये कि जब नेचुरलिस्टिक होती है स्टडी तो उससे न्यू आइडियाज़ जनरेट होते हैं, आपको नई चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। इट ओपन्स रिसर्चर्स माइंड टू पॉसिबिलिटी दैट दे माइट नॉट हैव कंसीडर्ड बिफोर, और ऐसी चीज़ें जहन में आती हैं जो कि पहले उनके जहन में, रिसर्चर्स के जहन में ना थी, ठीक है। और रिसर्चर्स कैन कलेक्ट अथेंटिक डेटा, डेटा जो होगा वो ऑब्वियसली आपका ऑथेंटिक होगा, ठीक है। लिमिटेशंस क्या हैं कि आप चीज़ों को मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कहें कि इसी दायराकार में रहें तो नहीं, वो मुमकिन नहीं है, ठीक है। वेरिएबल्स इसमें आएंगे, ठीक है। चैलेंजिंग है, मुश्किल है इस स्टडी को कंडक्ट करना बड़े मतलब के पैमाने पे, ठीक है, और इसके लिए आपको स्किल्ड रिसर्चर्स चाहिए होंगे और आपका ख़र्चा भी ज़्यादा होगा, ठीक है। जो आखिरी टाइप है ऑब्जर्वेशन की वो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है इसमें दिस इज़ अ टाइप ऑफ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, होती नेचुरलिस्टिक ही है, ठीक है, जिसमें रिसर्चर जो है वो पार्टिसिपेंट्स को एक नेचुरल हैबिटेट के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्लासरूम के अंदर जो है वो आप बच्चों की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और टीचर की ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। सर क्लासरूम एक नेचुरल एनवायरनमेंट है जो कि हम सब जाते हैं, ठीक है। तो आप अगर वहाँ पे कुछ मुताला कर रहे हैं तो वो जिन लोगों का मुताला हो रहा है वो सारे सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और आप उनकी ऑब्जर्वेशन करें, तो इट विल बी नोन एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अगेन एडवांटेज में वही है कि पार्टिसिपेंट्स चूँकि हैं लिमिटेड है, तो फिर कुछ वेरिएबल्स जो हैं नेचुरल एनवायरनमेंट के उनको आप कंट्रोल कर सकते हो। और क्लासरूम में ज़ाहिर है जब आप किसी चीज़ की ऑब्जर्वेशन करेंगे तो लोगों को पता होगा कि उनकी ऑब्जर्वेशन हो रही है, उनको पता भी है, लेकिन फिर भी वो जो एनवायरनमेंट है वो स्टिल इट इज़ नेचुरल, ठीक है। और जब आप इस किस्म की ऑब्जर्वेशन करते हो तो उसमें सेल्फ रिपोर्टेड जो डेटा होता है कि लोग जो अपने पास से बातें लिख देते हैं वो
ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं होंगी, ठीक है। इट कैन बी चैलेंजिंग टू टेक नोट्स ओपनली, लिमिटेशंस में ये आता है कि जनाब ओपनली नोट्स लिखना वहाँ पे मुश्किल होता है। फिर ये है कि अगर आप वहाँ पे नोट्स नहीं लेते, बाद में अपनी याददाश्त के ज़ोर पे नोट्स लेते हैं, तो उनमें फिर उनकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी पे मसला आ जाता है कि भाई ये बातें वाकई ऐसे ही हुई थी या कि कुछ इसमें डिफरेंट था, ठीक है। तो दूसरी एक और डिसएडवांटेज के बाद का ये होता है कि रिसर्चर्स जो हैं पार्टिसिपेंट के साथ खुद ही काफ़ी डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उससे फिर मसाइल जो हैं वो जनरेट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास है कलेक्टिंग पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना जो कि छपी हुई है, ठीक है। छपी हुई इंफॉर्मेशन हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्म्स में होती है, ठीक है। तीन चीज़ों के नाम आपके सामने लिखे हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं और वेबसाइट्स हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर है किताबों में जो इन्फॉर्मेशन होगी इट इज़ ऑब्वियसली पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन। रिसर्च जर्नल्स जो हैं उनके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन है वो भी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। वेबसाइट्स पे जो मटेरियल अवेलेबल होता है वो भी पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन के दायरा कार में आता है, ठीक है। तो जब कभी भी आपने इस किस्म की इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी हो तो सबसे पहले आपको एक सर्च स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों का जायज़ा लेना है। अब रिसर्च में जिस भी टॉपिक पे आप तहकीक मतलब करने लगें तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बेताशा डेटा जो है वो अवेलेबल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई लिमिटेड डेटा है, बेताशा डेटा अवेलेबल होता है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको चीज़ों को लिमिटाइज करना पड़ेगा कि यार मुझे इतनी किताबों का जायज़ा लेना है, मुझे इतनी जर्नल्स का जायज़ा लेना है और मुझे इतनी वेबसाइट्स का जायज़ा लेना है। अगर आप सारी चीज़ों का जायज़ा लेना शुरू कर दें तो वो तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी तादाद फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और जो मोस्ट रेलिवेंट चीज़ें हैं उनको आपको साइड पे करके कि यार ये मेरे रेलिवेंट है, ये रेलिवेंट है, ये बाकी चीज़ों को साइड पे करें, वरना अगर आप हर चीज़ को देखना शुरू कर देंगे तो फिर मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद है जी कि सर्च हेल्पफुल रिसोर्सेज। अगर आपने पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, ऑथेंटिक इकट्ठी करनी है, तो हेल्पफुल रिसोर्सेज जो हैं सबसे पहले तो आप उनको ढूंढें। अब हेल्पफुल रिसोर्सेज होते क्या हैं कि आपको अपनी जो रिसर्च आप जिस फील्ड में मतलब के कंडक्ट करने जा रहे हैं उससे रेलिवेंट कोई रिसर्च पेपर मिलता है, उसकी जब आप बिब्लियोग्राफी देखते हैं तो उसमें एक लिस्ट दी गई होती है, वो सारे ही आपके रेलिवेंट होंगे, ठीक है। तो उनमें से मोस्ट रेलिवेंट जो हैं उनको आप सिलेक्ट करें और इस किस्म के रिसोर्सेज, इस किस्म की वेबसाइट्स को आइडेंटिफाई करें कि जहाँ से आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स, कि जो चीज़ें जो रिजल्ट्स आपको मिलते जा रहे हैं उनको साथ साथ रिकॉर्ड करते जाएं। अब ये चीज़ सबसे अहम है, जब कभी भी आप रिसर्च करने लगें, आप तहकीक में जाएं, तो आपको ये चीज़ ज़हन में रखना होगी कि रिकॉर्डिंग योर फाइंडिंग्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। रीज़न क्या है कि जब आप एक रिसर्च पेपर को या किसी एक किताब को मतलब के अपना पढ़ने लगते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप एक ही सिटिंग में बैठ के पूरा रिसर्च पेपर जो है वो 10 पेजेस का पढ़ लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली आप रिसर्च पेपर आपने पढ़ना शुरू किया, एक पेज आपने पढ़ा, आपका फ़ोन आ गया, दूसरे पेज के आप मिडल में थे को आपका मैसेज आपका ध्यान उधर चला गया, ठीक है। आपने आधा पढ़ा, मामा ने बुला लिया, बाबा ने बुला लिया, बेटा ये काम कर दो, ठीक है। अब होता ये जब आप वापस आते हैं तो आपको भूल चुका होता है कि मैंने क्या पढ़ा था। तो इसका हल ये होता है कि आपने एक पेज पढ़ा है आपने, बल्कि मेरी जो अपनी ज़ाती स्ट्रेटजी इसके मामले में थी वो ये थी कि एक पैराग्राफ जब मैं पढ़ता था तो उस पैराग्राफ के ऊपर साथ ही मैं अपने कमेंट्स जो हैं उनको मैं लिख लेता था, ठीक है। अब उसका एडवांटेज ये होता है कि वापस दोबारा उस चीज़ को नहीं पढ़ना पड़ता, कि एक ही चीज़ जो है वो बार बार आपको नहीं पढ़नी पड़ती। जब आप वापस दोबारा आएंगे अपनी मसरूफियत को निपटा के तो आपको पता होगा कि मैंने इतने पैराग्राफ मतलब के पढ़े हैं, और वो जो आपके अपने कमेंट्स हैं जब आप उन पर एक एक लाइन दो लाइन पे नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर क्या बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमिन योर ऑडियंस। ये सबसे अहम बात है और ये हर जगह पे अहमियत रखती है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आप काम करने जा रहे हैं आप किसके लिए करने जा रहे हैं। मिसाल मैं अक्सर क्लास में भी अपने बच्चों को देता होता हूँ और वो ये है कि अगर आप मतलब कि 12 साल के बच्चे को बताना शुरू कर दें कि यार आज मैं जॉब इंटरव्यू पे गया था, उन्होंने इतने टफ क्वेश्चन पूछे लेकिन मैंने उन सब क्वेश्चन का जवाब बड़े ही कमाल से दिया, हाँ वो बच्चा बोरियत का शिकार हो जाएगा। रीज़न, what is the reason? The reason is कि doing a job is not his interest,
वो जिस एज ग्रुप में वो खेलने कूदने की उम्र है, ठीक है। तो उसके इंटरेस्ट जो है वो एनिमेटेड मूवीज़ में होंगे, उसके इंटरेस्ट गेम्स में होंगे, वीडियो गेम्स में होंगे, प्रैक्टिकल फिजिकल गेम्स में। स्कूल की आपको बात करें, उससे एजुकेशन के हवाले से बात करें तो वो बच्चा खुश होगा। लेकिन ये जो जॉब इंटरव्यू है ये 12 साल के बच्चे के साथ डिस्कस करना जो है ये ऑब्वियसली अच्छी बात जो है वो नहीं होगी, और ना ही उसका उसमें इंटरेस्ट होगा। तो हमें जो हमारे रिसर्च पेपर्स होते हैं या जो कुछ भी हमारी राइटिंग है उसको हमें मॉडिफाई करना होता है, उसको हमें मोल्ड करना होता है अकॉर्डिंग टू अवर ऑडियंस की। जो हमारी ऑडियंस है उसको, उसके इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस चीज़ को करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेट क्वेश्चंस की। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं तो 5 Ws और H जो होता है कि व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इस चीज़ को आप जो है वो जहन में रखें और उस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछें कि व्हाट इज़ इट मेड ऑफ, हाउ इज़ इट मेड, हु यूजेज इट, इसका इस्तेमाल कौन करता है, वेयर इज़ इट यूज, इसका फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ इट्स एडवांटेजेस, ठीक है, व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस, इसकी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं, इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। जब ये सारे क्वेश्चन आप पूछेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट। आपको कुछ ना कुछ मटेरियल जो है वो वहाँ से मिलेगा और वो मटेरियल ऑब्वियसली आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिडिक्ट प्रोबेबल सोर्सेज के। ऐसे सोर्सेज के बारे में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करें कि जहाँ से आपको रेलिवेंट मटेरियल मिल सकता है और वहाँ पे जाएं। कंसीडर द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ये एज है, उम्र, कि वो इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पास है उसकी एज कितनी है, ये बहुत मैटर करती है। मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं तो वो ये है कि जब मैंने मैट्रिक मतलब किया तो उस वक्त हमने अपनी साइंस की बुक में पढ़ा था कि जनाब प्लूटो जो है प्लेनेट है, ठीक है। अब 15-20 साल गुजरने के बाद अब हमें पता चला है कि प्लूटो प्लेनेट नहीं है बल्कि ड्वार्फ प्लेनेट है, उसको प्लेनेट की कैटेगरी से निकाल दिया गया, चेंज हो गई इन्फॉर्मेशन, ठीक है। हमने साइंस में पढ़ा था कि जनाब सूरज जो है वो साकत है, वो एक जगह पे रुका हुआ है, ठीक है, और ज़मीन उसके इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। और उसके 5-6 साल के बाद फैक्ट चेंज हो गया, साइंसदानों ने कोई मतलब दूरबीनें वगैरह भेजी खला में, तो वहाँ से जो हमें डेटा मिला वो ये है कि सूरज जो है वो भी अपने एक मदार में घूम रहा है और ज़मीन उसके इर्द गिर्द अपने मदार में घूम रही है, और ज़मीन के इर्द गिर्द जो मतलब कि चाँद है वो एक अपने मदार में घूम रहा है, ठीक है। तो सारी चीज़ें जो है वो मूवमेंट में हैं, कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है। अब इंफॉर्मेशन चेंज होगी, ठीक है। तो आप रिसर्च के हवाले से, ये चूँकि एजुकेशन और एकेडमिक फील्ड ऐसी होती है जिसमें हर सेकंड के बाद, हर मिनट के बाद, हर रोज़, हर माह, हर हफ्ते, हर साल इंफॉर्मेशन अपडेट होती है। इंफॉर्मेशन मतलब कि चेंज होती रहती है। तो आप कोशिश करें कि जिस इंफॉर्मेशन को आप लिखने जा रहे हैं, जिस इंफॉर्मेशन को आप कोड करने जा रहे हैं, जिन चीज़ों को आप हवाला देना चाह रहे हैं, वो ओल्डर ना हो बल्कि वो लेटेस्ट हो। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल लेवल जो है, फिर इंफॉर्मेशन को देखें। टेक्निकल लेवल मतलब कि क्या है कि किताबें होनी चाहिए, जर्नल्स होनी चाहिए, और अगर वेबसाइट है तो वो ऑथेंटिक वेबसाइट होनी चाहिए या फिर इंसाइक्लोपीडियाज होनी चाहिए कि आप हर एक वेबसाइट का पेज जो है या हर एक वेब पेज पे या फेसबुक पे जो लिखी हुई बातें होती हैं वो हकीकत नहीं होती, ठीक है। विकीपीडिया से लोग जो है वो अक्सर मटेरियल उठाते हैं, तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आपको तो पता ही नहीं है कि विकीपीडिया पे लिखा किसने है। मतलब कि मैं भी जाके वहाँ पे साइंस की चीज़ एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। मुझे साइंस का कुछ पता नहीं है लेकिन मैं साइंस का पेज ओपन करके वहाँ पे एडिट कर सकता हूँ। मुझे अमेरिका का मतलब कुछ पता नहीं है, न्यूयॉर्क का, और न्यूयॉर्क के बारे में पेज जो है मैं उसको एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे चूँकि हर बंदा अपनी इनपुट दे रहा होता है और हमें नहीं पता कि वो जिस बंदे ने वो लाइन लिखी है उस बंदे का लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, ठीक है। तो इस वजह से इस किस्म की वेबसाइट्स जो हैं उनसे मटेरियल आपको नहीं उठाना चाहिए। नेक्स्ट है सर्च फॉर कीज़, कि जब कभी भी आप मटेरियल ढूंढने लगे तो की वर्ड होता है, ठीक है। जो कोई भी जिस भी पेपर में आपको जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन हमेशा एक वर्ड के इर्द गिर्द घूमता है और वो वर्ड कहलाता है की वर्ड, ठीक है। तो हमेशा उस वर्ड के इर्द गिर्द जो है वो चीज़ें आप जो है वो मतलब के तलाश करें और उस वर्ड से रिलेटेड ही चीज़ें जो हैं वो आपके रेलिवेंट होंगी, ठीक है। फिर इंटरनेट है, इंटरनेट पे ऑलरेडी
हमारी काफ़ी डिस्कशन हो चुकी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि मज़ीद इंटरनेट को हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है। बस इसमें मैं आपको यही बता दूं कि ऑथेंटिक वेबसाइट एक ऐसी वेबसाइट के जिस पे जो है वो जो आर्टिकल आप निकाल दें उस आर्टिकल की छपने की डेट और उसके ऑथर का नाम और उसके ऑथर की प्रोफाइल मौजूद हो, वहीं से आप मटेरियल उठाएं। ऐसी वेबसाइट्स की जहाँ पे ऑथर का नाम अवेलेबल नहीं है, डेट अवेलेबल नहीं है, उसको आप ये समझें कि ये चीज़ें इनऑथेंटिक हैं, ठीक है। उसके बाद एथिक्स की बात आती है रिसर्च में। एथिक्स क्या होता है? अखलाकियात। अब अखलाकियात हर एक फील्ड जो है उसकी कुछ अखलाकियात होती हैं। राइटिंग के वाले से जो एथिक्स थी वो ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस की। सबसे बड़ा जो मसला होता है राइटिंग के अंदर वो होता है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? प्लेजरिज्म पे ऑलरेडी बात हमारी हो चुकी है मेरे ख्याल से ऊपर, कि किसी बंदे की बातों को अपनी बातें बना के प्रेजेंट करना, इसको हम क्या कहते हैं? प्लेजरिज्म कहते हैं, ठीक है। तो प्लेजरिज्म जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, हर मुमकिन बचना चाहिए, ठीक है। और अगर आप किसी का कोई आइडिया लेते हैं तो उसको क्रेडिट करें, बताएं कि मैंने फ़लाँ जगह से लिया है, ठीक है। पुराने ज़माने में चूँकि हमारे पास ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। जो आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो ऑब्वियसली पुराने ज़माने में अवेलेबल नहीं थी। आज टर्निटिन के नाम से एक सॉफ्टवेयर मौजूद है, ठीक है। टर्निटिन सॉफ्टवेयर में जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं तो वो आपको बता देता है कि इसमें इतने फ़ीसद जो चीज़ें नकल की गई हैं, और वो नकल की गई हैं तो वो नकल कहाँ से की गई हैं, ठीक है। तो 20% तक आप चीज़ें कहीं से नकल कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा तो फिर आपका वो जो डॉक्यूमेंट है वो प्लेजरिज्म के ज़ुमरे में आएगा और वो नाकाबिल कबूल होगा कहीं पे भी, मतलब किसी भी शख्स के लिए वो नाकाबिल कबूल होगा, ठीक है। एथिकल स्टैंडर्ड्स रिसर्चर्स शुड फॉलो, कि रिसर्चर्स जो हैं कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं जो कि उनको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। अवॉइड एनी रिस्क ऑफ कंसिडरेबली हार्मिंग पीपल एनवायरनमेंट। मेन जो चीज़ है वो उसमें यही है कि प्लेजराइज ना करें चीज़ों को, ठीक है। अपने पास से नतीजे जो हैं उनको अखज़ ना करें, ठीक है। साइंस में फ्रॉड ना करें, फाल्सिफाइंग रिसर्च ना करें कि भाई झूठा बता दें कि भाई ये हुआ, नहीं, ऐसा नहीं। डू नॉट यूज़ पोजीशन एज अ पीर रिव्यू टू गिव शैम पीर रिव्यूज टू पनिश और डैमेज फेलो साइंटिस्ट, कि अपनी जो पोजीशन है उसका मिस यूज़ आप ना करें लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास था चैप्टर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। यूनिट नंबर 6 है डिज़ाइनिंग पेजेस, कि आपने पेजेस जो हैं उनको कैसे डिज़ाइन करना है और उनको आपने कैसे चीज़ों को आपने लिखना है, ठीक है। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें MS वर्ड के हवाले से आपके पास आएंगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो इसमें आती है वो ये है कि आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन प्रिंटेड बुक एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, ठीक है। कि प्रिंटेड किताब जो होती है उसका डिज़ाइन टोटली डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू दी इलेक्ट्रॉनिक बुक, ठीक है। तो आजकल के ज़माने में ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो है उनकी पॉपुलैरिटी में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। तो लोग जो हैं वो किताबें ना सिर्फ प्रिंटेड वर्जन में छापते हैं बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में भी छापी जाती हैं, ठीक है बेटा। जी, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती जा रही है, दुनिया जो है वो ऑब्वियसली आगे बढ़ती जा रही है, तो वैसे वैसे लोगों के टेस्ट जो हैं रीडिंग में जिस भी चीज़ में आप मतलब कि चले जाएं तो वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते चले जा रहे हैं, ठीक है। अब एक ज़माने में जो लोग थे वो प्रिंटेड बुक्स जो थी उनका रिवाज था, प्रिंटेड बुक्स को ही पढ़ा जाता था। इनफैक्ट आज भी लोग प्रेफर करते हैं प्रिंटेड किताब उनके हाथ में और वो उससे पढ़ें, लेकिन जो ई बुक्स हैं और ई रीडर्स जो हैं उनके आने से ऑब्वियसली जो डिजिटल बुक्स हैं उनकी डिमांड और जो उनकी वैल्यू है उसमें ऑब्वियसली इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। तो अब इस दौर में जब कभी भी किसी को व्हेनेवर अगर आप ऑथर हैं और आपको किताब लिखनी है तो आप दोनों चीज़ें माइंड में रखना है। नंबर 1 पे तो ऑब्वियसली आपको जहन में रखना होता है कि भी मैंने हार्ड कवर तो किताब आपने छापनी है, ठीक है।
तो उसके साथ दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक बुक, ठीक है, कि ई बुक जो है वो भी आपने देनी है, ताकि जो आपकी ऑडियंस है, जो आपके रीडर्स हैं, जो कि आपकी किताब को पढ़ना चाहते हैं, वो इन केस के अगर पढ़ना चाहें, ख़रीदना चाहें, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी बुक आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। अब प्रिंटेड बुक्स जो हैं उनको तो डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट चीज़ों के अंदर जो है मतलब के पोर्शंस के अंदर मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, लेकिन जो सॉफ्ट बुक्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स होती हैं, वो सिर्फ एक टेक्स्ट की फ़ाइल होती है। वो टेक्स्ट फाइल जो है वो पीडीएफ भी हो सकती है, वो इसमें वर्ड की भी फाइल हो सकती है। यूजुअली किताब को पहले वर्ड में लिखा जाता है, फिर उसके बाद उसको डिज़ाइन किया जाता है, और डिज़ाइन करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है पीडीएफ के अंदर, ठीक है। तो किताबें ज़्यादातर जो है वो पीडीएफ के अंदर अवेलेबल होती हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक बुक की बात आती है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक बुक के अंदर बाज़ फ़ॉन्ट्स और बाज़ जो लेआउट्स हैं वो ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, उनको ज़्यादा पसंद किया जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर लेआउट्स, ठीक है। तो बेसिक्स जो हैं प्रिंटेड बुक की और इलेक्ट्रॉनिक बुक की, ठीक है, वो दोनों मतलब कि काफ़ी डिफरेंट हैं। उनके अंदर काफ़ी तब्दीलियां हैं, काफ़ी चेंजेस हैं, और ऑब्वियसली तब्दीलियाँ क्यों ना हों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बुक जो है उसमें कोई बाइंडिंग नहीं होती, कोई मतलब कवर नहीं होता, कभी वर्ड्स जो हैं छुप जाएंगे, जो कुछ होता है वो हमें स्क्रीन पे नज़र आता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो हार्ड कवर बुक होती है, जो कि छपी हुई किताब है, उसमें हमें काफ़ी चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। तो इस लेसन के अंदर जो ज़्यादातर फोकस है वो प्रिंटेड किताबें जो हैं उनके ऊपर होगा, उनकी डिज़ाइनिंग के ऊपर होगा, और उनके बारे में आपको जो है वो आइडिया दिया जाएगा कि इन किताबों को कैसे जो है क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जिनका ख्याल जो है वो रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के हवाले से गाइडलाइन है जो यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रॉनिक बुक है तो उसके अंदर मतलब कौन कौन सी चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, जिसमें ये लिखते हैं कि क्लिकेबल टेबल ऑफ कंटेंट्स होना चाहिए, हेडर होना चाहिए, फुटर होना चाहिए, बुलेट्स होने चाहिए, और नंबर्ड लिस्ट्स होनी चाहिए। इसी तरह बाकी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन हैं, तो ऑल दीज थिंग्स जो है दे शुड बी देयर इन एन इलेक्ट्रॉनिक बुक, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक बुक की बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ किताब के हवाले से जो है वो है यूजिंग विजुअल फीचर्स टू रिवील द कंटेंट, ठीक है। विजुअल फीचर्स से मुराद क्या है? विजुअल फीचर्स से मुराद है कि वो चीज़ जो कि हमारी आंखों को नज़र आ रही है, रीडिंग हम नहीं कर रहे, सिर्फ जो हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। विजुअल फीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पेज डिज़ाइनिंग, कि इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। और ये जो कंटेंट है कि किताब के अंदर है क्या, उसको सामने लेकर आते हैं, ठीक है। अब इन विजुअल फीचर्स के अंदर एम्प्टी स्पेस, जैसे ये वाइट स्पेस आपको साइडों पे, ये जहाँ पे लाइन एंड हो रही है, यहाँ नीचे पे आपको ये स्पेस नज़र आ रही है, ये स्पेस भी शामिल है। ये जो रिटन वर्ड्स हैं ये भी शामिल हैं। ये जो एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, 2.5 लाइन का, इसको हम कहेंगे चंक। ये जो वर्ड लिखा हुआ है चंक, चंक्स, तो ये चंक है टेक्स्ट का ना, ठीक है, जो कि 2.5 लाइन का पैराग्राफ है। ऐसी डिफरेंट मतलब के पैराग्राफ्स हैं, जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं उनको हम चंक्स ऑफ द टेक्स्ट जो है कहेंगे। उसके बाद मतलब कि बुलेट्स का यूज़ है। बुलेट्स का आपको पता है कि पॉइंट्स होते हैं, ये नीचे आएंगी डिटेल में, ठीक है। हर एक मतलब बुलेट, उसका नाम और उसकी शेप जो है आप देखेंगे। उसके बाद हेडिंग का सिस्टम होता है, हेड सिस्टम, हेडर्स होते हैं, पेजेशन है, और इसके अलावा रूल्स या फिर रूलर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो बात है डिज़ाइनिंग के हवाले से, वो हम बात करेंगे वाइट स्पेस एंड चंक्स की, ठीक है। वाइट स्पेस से मुराद ये खाली जगह जहाँ पे कोई वर्ड्स नहीं लिखे हुए। ये राइट साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे है, पेज के ऊपर है, पेज के नीचे है, और पैराग्राफ्स के बीच में की बीच की जो ये जगह है ये भी वाइट स्पेस ही कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा लाइन के बीच का जो फासला है वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो वाइट स्पेस इज़ द सेंट्रल फीचर ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि किसी भी डॉक्यूमेंट का
जो अहम जुज़ होता है वो एक वाइट स्पेस होती है, ठीक है, विच इज़ एनी प्लेस वेयर देयर इज़ नो टेक्स्ट, और हर ऐसी जगह जहाँ पे टेक्स्ट नहीं लिखा वो वाइट स्पेस कहलाती है। और हमें पता है कि स्पेस बिटवीन द लाइंस के एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में भी फासला होता है, और एक मतलब के पैराग्राफ से दूसरी पैराग्राफ के बीच में भी फासला होता है, और एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग जो है उनके बीच में भी फासला होता है, ठीक है। अब ये जो वाइट स्पेस है इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन बिल्कुल यही है कि जो फंक्शन जब आप कोई दीवार तामीर करते हैं और जब उसमें ईंटों के बीच में आप गारा लगाते हैं या फिर आप सीमेंट लगाते हैं, ठीक है, तो जो उसका फंक्शन होता है इसका भी बिल्कुल वही फंक्शन है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं उनको आपस में कनेक्ट करती है, और हमें पता चलता है कि ये वाइट स्पेस आ गई, इसके बाद एक नया ब्लॉक या एक नया चंक जो है उसका आगाज़ हो रहा होता है, ठीक है। तो it is significant to explicate that the rule for creating chunks is quite simple, ठीक है। अब ये चंक्स हैं, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर होता है कि भाई जो अगला चंक आएगा वो पिछले चंक से कनेक्टेड होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो पिछले पैराग्राफ के बीच में से बात निकलेगी, ठीक है, कोई ना कोई, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स वाइट स्पेस इज यूज टू मेक द इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ मीनिंग स्टैंड आउट, ठीक है। वाइट स्पेस का मकसद क्या है कि जो इंडिविजुअल यूनिट है, जो एक हिस्सा है, उसका जो अपना मतलब है कि उसको अलग से जांचा जाए, ठीक है। दूसरी चीज़ जिसका बुक की डिज़ाइनिंग में यूज़ होता है वो है बुलेट्स, ठीक है। बुलेट्स जो है सिंबल्स होते हैं जो कि डिनोट करते हैं, जो कि हमें बताते हैं कि आगे लिस्ट का आगाज़ होने वाला है, ठीक है। द बुलेट सिंबल कैन टेक अ डाइवर्सिटी ऑफ शेप इंक्लूडिंग सर्कुलर, स्क्वायर, डायमंड और एरो की मुख्तलिफ इसकी शेप्स जो हैं बुलेट्स की वो होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपके सामने अभी वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ, ठीक है, ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है आपके सामने, ठीक है, और अगर हमने बुलेट्स लगाने हैं, ठीक है, कुछ लाइनों को अगर हमने बुलेट्स लगाने हैं, ठीक है, तो हमने ये किया और ये यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलेट्स जो है नज़र आ रहे हैं, देख लें। वो जो लाइंस मैंने सेलेक्ट की थी, अब अगर डॉट सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे डॉट हो जाएगा, एम्प्टी डॉट सेलेक्ट करूँगा एम्प्टी डॉट आ जाएगा, स्क्वायर डॉट आ सकता है, ठीक है, ये साइन है, ये साइन है, डायमंड शेप है, एरो है और टिक का निशान है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आप कोई न्यू बुलेट ऐड करना चाहते हैं तो उसको डिफ़ाइन करके तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बुलेट्स आपके सामने लिखी हैं और आगे उनका नेम लिखा है। हाइफन को भी बुलेट के तौर पे यूज़ किया जाता है, फुल स्टॉप को भी बुलेट के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। लोअर केस ओ जो है इट कैन आल्सो बी यूज्ड एज अ बुलेट, एंड हैंड का साइन जो होता है इंडेक्स सिंबल कहते हैं, ये भी जो है बेसिकली मतलब क्या है कि यहाँ पे पढ़ें, ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा है, ऐसा लिखा है जो कि आपके काम का है, ठीक है। तो ये सारे बुलेट्स हैं और इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हेड सिस्टम से मुराद क्या है? हेडिंग्स का स्टाइल, ठीक है। हेडिंग्स के स्टाइल पे जब हमने इस कोर्स का आगाज़ किया था, चैप्टर नंबर 1 जो यूनिट नंबर 1 था, तो उसमें मैंने आपको हेडिंग्स और हेडिंग्स के लेवल जो थे उनको बड़ी डिटेल में समझाया था। यूनिट नंबर 1 की वो जो आउटलाइन थी उसमें से मैंने आपको समझाया था कि हेडिंग क्या होती हैं और हेडिंग के लेवल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बेसिकली मतलब कि क्या है, एक वर्ड होता है या फिर एक फ्रेज़ होती है, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या होता है कि वो हमें बताती है कि कंटेंट्स क्या हैं, कि आगे जो कुछ लिखा हुआ है, जो सेक्शंस हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंक्लूडेड इन दैट थिंग ना, ठीक है। तो हेडिंग्स का एक पूरा सिस्टम होता है और उस सिस्टम को और उस पैटर्न को जो है वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हायरार्की होती है कंटेंट्स की, वो हायरार्की जो है कि फर्स्ट लेवल की हेडिंग है या फिर सेकंड लेवल की हेडिंग है। अब आप देखें, अगर आप ऊपर चले जाएं तो आपको 6.2 नज़र आएगा, ठीक है। 6.2 जो है वो दूसरे लेवल की हेडिंग है, ठीक है। ये आप देखें ना, अब इसको अपर केस लेटर्स में लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये मेन हेडिंग है, ठीक है, और इसके साथ 6.2 लिखा है। अब आगे आ गया 6.21। अब इसमें आप देखें तो हेडिंग की हर एक जो वर्ड है
उसका पहला लेटर कैपिटल है और इसको 6.21 लिखा है। इसका मतलब ये है कि छठे चैप्टर का दूसरा मेन पॉइंट जो है उसका पहला सब पॉइंट है, ठीक है। तो ऐसे ही अब आगे 6.23 जिसको हम मतलब कि डिस्कस करें, तो ये हेडिंग्स की एक हायरार्की होती है, एक निज़ाम होता है कि पहले दर्जे की हेडिंग कौन सी है, दूसरे दर्जे की हेडिंग कौन सी है, और ऑब्वियसली जो दूसरे दर्जे की हेडिंग होगी वो पहले दर्जे की हेडिंग के मातहत होगी, ठीक है। और जो तीसरे दर्जे की हेडिंग है वो दूसरे दर्जे की हेडिंग के मातहत होगी। अब यहाँ पे 6 से मुराद है चैप्टर, ठीक है। सबसे पहले तो मतलब कि चैप्टर का नाम आ गया ना। फिर 2 से मुराद क्या है कि उस चैप्टर का दूसरा अहम नुक्ता, और 2.3 से क्या मुराद है कि छठे चैप्टर के दूसरे बड़े नुक्ते का तीसरा छोटा नुक्ता, ठीक है, कि अहम उसका पॉइंट जो है। तो APA स्टाइल होता है, MLA होता है, CMS होता है, 3 डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर APA को जो है वो यहाँ पे लिखा है कि फॉलो किया जाता है। बेसिकली इसका ताल्लुक फील्ड्स के साथ होता है। साइंस वाले जो है वो ज़्यादातर APA को फॉलो करते हैं, आर्ट्स वाले जो है वो MLA को फॉलो करते हैं, और कुछ लोग होते हैं, कुछ डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि CMS जो है, शिकागो मैनुअल स्टाइल, उसको जो है वो प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली इसमें हर एक इदारा जो है उसकी अपनी चॉइस होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है जी हेडिंग लेवल की। तो हेडिंग लेवल पे मुझे नहीं लगता कि मुझे मज़ीद बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ऊपर हमने यूनिट नंबर 1 में भी इसको डिस्कस किया था, अभी मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन किया। लेकिन चूँकि नीचे इन्होंने एक एग्जांपल दी है, सॉरी पेज मूव हो गया है जी, पेज नंबर 149 पे इन्होंने एग्जांपल दी है। चैप्टर नंबर 2 है जी, ये किसी बंदे का थीसिस है। 2.1 मीडिया स्टडीज़ लिखा उन्होंने कि मीडिया स्टडीज़ होता क्या है। फिर 2.2 आ गया द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूज़ के, खबरों का आइडिया क्या है। फिर 2.3 आ गया कि दूसरे चैप्टर का तीसरा मेन पॉइंट की नोशन ऑफ हेडलाइन, हेडलाइन क्या होती है और हेडलाइन की इंपॉर्टेंस क्या है। 2.4 आ गया जी अर्ली अप्रोचेज टू मीडिया कम्युनिकेशन, और फिर ऐसे 2.41 के चौथा नुक्ता जो है उसकी आगे सब जो है वो हेडिंग्स उनका आगाज़ हो गया, ठीक है। तो लेवल ऑफ हेडिंग्स जो है इनको समझना ऑब्वियसली आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने असाइनमेंट्स बनानी होती हैं, आपने क्विज़ जो हैं उनको लिखना होता है, और आपने पेपर्स भी अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो पेपर्स के अंदर भी आपको इसी लेवल ऑफ हेडिंग्स जो है इनको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फंक्शंस क्या है। हेडिंग जो होती है उसका फंक्शन क्या है। ऑब्वियसली हमें एक चीज़ का तो इल्म है ना कि हेडिंग का एक फंक्शन तो ये होता है कि हमें पता चल जाता है कि जनाब के आगे क्या बात होने वाली है, क्योंकि हेडिंग हमेशा क्या होती है, डिस्क्रिप्टिव नेचर की होती है। तो डिस्क्रिप्टिव नेचर की अगर हेडिंग होगी तो हमें बता देगी कि भाई आगे किस चीज़ पे जो है वो मतलब कि बात हो रही है, ठीक है। तो सबसे जो पहला अहम नुक्ता है, या जो सबसे पहला पॉइंट है हेडिंग्स के हवाले से, जो हेडिंग का फंक्शन है वो ये है कि टू डिलीवर एन ऑर्गेनाइजेशनल आउटलाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट। कि हेडिंग्स क्या करती हैं कि हेडिंग्स उस डॉक्यूमेंट की, जिस डॉक्यूमेंट की वो हेडिंग है, उसकी एक ऑर्गेनाइजेशनल आउटलाइन जो है उसको डिलीवर करती हैं। कि हमें पता चल जाता है कि जनाब कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर, पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर मतलब कि कौन कौन से अहम नुक्ते जो हैं उनको डिस्कस किया गया है, और कौन कौन से अहम नुक्तों के ऊपर गुफ्तगू की गई है, बात की गई है, ठीक है। उसके बाद दे एग्जिबिट अ लॉजिकल एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़। के हेडिंग्स जो हैं वो जो एक लॉजिकल एक्सपेंशन होती है आइडियाज़ की, एक आइडिया से दूसरे आइडिया के अंदर मूव करना, उसको जो है वो हमें बताती हैं, ठीक है। दे इंडिकेट द हायरार्किकल रिलेशनशिप ऑफ आइडियाज़। और जो आइडियाज़ का हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है कि भाई सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, ठीक है। और इसका ताल्लुक भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे फैमिली होती है, ठीक है। एक मतलब कि डॉक्यूमेंट जो है वो एक फैमिली का सरबराह है, ठीक है। अब आगे उसके चैप्टर्स जो हैं वो उसकी औलाद है, ठीक है। उन चैप्टर्स की सब हेडिंग्स जो हैं वो उसके समझ पोते हैं, ठीक है। और वो जो
आगे सब हेडिंग्स आएंगी, वो समझे उसके पोतों की आगे औलादें हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे फैमिली की हायरार्की होती है, ऐसे ही डॉक्यूमेंट जो है वो भी एक फैमिली की तरह होता है, और उसी फैमिली की तरह स्ट्रक्चर जो है उसका वो चलता है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं कि हेडिंग्स का नेक्स्ट फंक्शन जो है कि दे परमिट द रीडर टू स्कैन एंड रीड सिलेक्टिवली, कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे कौन सी बात जो है वो डिस्कस हो रही है, और हमें हमारी मतलब की बात जो है वो कहाँ पे और मतलब किस हेडिंग के अंदर और कौन से पेज पे मिलेगी। तो हेडिंग्स हमें बता देती हैं, तो हमें पूरा 500 पेजेस का डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ना पड़ता है, बल्कि हम अपने मुतलका 5 पेजेस पढ़ लेते हैं और हमें पता चल जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पर है। दे enlarge the readability of the document by providing breaks and white spaces, ठीक है। और इसके अलावा रीडेबिलिटी अब आप देखें कि एक डॉक्यूमेंट अगर हो उसमें कोई पैराग्राफ की ब्रेक ना हो, वो पेज नंबर 1 पे ऊपर से एक लाइन लिखना शुरू की जाए और 10वें पेज तक कोई उसके बीच में वाइट स्पेस ना हो, तो हम वैसे ही उसको देख कर ही बुरियत का शिकार हो जाते हैं कि यार है कि मतलब व्हाट इज दिस, हाउ कैन आई अंडरस्टैंड इट एंड हाउ कैन आई रीड इट व्हेन देयर इज नो मतलब कि breakup of ideas that they have not been broken into chunks and they have not been discussed separately ना, कि मतलब कि आप इकट्ठा लिखेंगे तो वो और लगेगा और वो अजीब व गरीब दिखाई देगा और वो प्रेजेंटेबल नहीं होगा और वो रीडेबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो हेडिंग्स का और टेक्स्ट मतलब कि चंक्स जो हैं इनका फंक्शन क्या है कि ये आपके डॉक्यूमेंट को रीडेबल बनाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइनिंग हेडिंग्स, कि हेडिंग्स को डिज़ाइन करने के जनरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या हैं। तो नंबर 1 पे क्लासिफाइड कनेक्शन ऑफ आइडियाज़ के नंबर 1 पे तो यही है कि जो आइडियाज़ हैं, जो हेडिंग्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए, इंटरकनेक्टेड, उनका आपस में ताल्लुक़ होना चाहिए ना, ठीक है। तो डिज़ाइनर जो है ही शुड यूज़ फ़ॉन्ट साइज़, बोल्डनेस, कि मतलब कि फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो हेडिंग का बाकी जो आम मतलब टेक्स्ट है उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और इसके अलावा हेडिंग को बोल्ड कर लेना चाहिए, और जहाँ पे पॉसिबल हो वहाँ पे हाईलाइट भी करते हैं ताकि वो फ़ौरन ही देखने वाले को नज़र आए, जैसे आपके सामने चीज़ें अब हाईलाइटेड है ना, ठीक है, तो आपको पता चल रहा है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लेवल की जो हेडिंग होती है हमेशा, जैसे ऊपर मैंने आपको एग्जांपल भी दी, वो लार्जर होती है, बोल्डर होती है, और वो यूजली कैपिटल्स में होती है, ठीक है। उसके बाद सेकंड लेवल की हेडिंग आती है, उसके बाद फिर मज़ीद ऐसे ही लेवल नीचे होता चला जाता है, ठीक है। जितना लेवल आपको रिक्वायर्ड हो आप उसी हिसाब से चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, ठीक है। So it should be kept in mind that every section must have a heading. It should be ensured that headings at each level are consistent in design. डिज़ाइन में मतलब कंसिस्टेंट होने से मुराद ये है कि उनके फ़ॉन्ट का, साइज़ का, कलर का और इंडेंटेशन का ख्याल रखा गया है, ठीक है। इंडेंट से मुराद क्या होती है? इंडेंट से मुराद ये होती है कि हम एक लाइन को ये जो है ना, ये जो मैंने जगह खाली यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, वर्ड का डॉक्यूमेंट आपके सामने है, ठीक है। ये जो जगह खाली है ये मैंने यहाँ पे इंडेंट किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने उस खाली जगह को ख़त्म कर दिया, तो नाउ इट इज़ नॉट इंडेंटेड, आई हैव रिमूव्ड इट। अब मैं ये दोबारा टैब का बटन दबाता हूँ तो वो आगे मूव हो गया है जो कुछ मैंने लिखा हुआ था ना, ठीक है, वर्ड का। तो वो जो आगे मूव होना है इसका, इससे मुराद ये है कि मैंने इसको क्या कर दिया है, मैंने इसको इंडेंट कर दिया है। तो हेडिंग्स जो हैं उनमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कि फ़ॉन्ट का स्टाइल सेम हो, ठीक है, साइज़ ऑफ द लेटर्स जो है वो सेम होना चाहिए, कलर सेम होना चाहिए, और इंडेंटेशन जो है वो भी अगर आपने यूज़ की है तो हर एक हेडिंग में यूज़ करें, और अगर आपने नहीं यूज़ की तो फिर उसको यूज़ ना करें। यूजिंग कंसिस्टेंट पैरेलल फ्रेजिंग इज़ अप्रिशिएटिव, कि कंसिस्टेंट यानी कि एक ही अगर आप कंसिस्टेंसी रखते हैं तो वो फिर आपके लिए अच्छा है, अप्रिशिएटिव है, लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है। उसके बाद है जी रीडेबिलिटी, कि डॉक्यूमेंट जो है वो आपका रीडेबल होना चाहिए, ठीक है। दी ऑथर जो है वो उसको कुछ ना कुछ जगह हर एक पैराग्राफ के बाद ऑब्वियसली वाइट स्पेस तो आती ही आती है,
नॉर्मली एज अ रूल एक जो पेज है उसके ऊपर 2 से 4 हेडिंग्स जो हैं वो शॉर्ट रिपोर्ट्स के अंदर यूज़ होनी चाहिए। इससे ज़्यादा जो हेडिंग्स हैं उनके यूज़ को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ओवर यूज़ जो है हेडिंग्स का वो भी डॉक्यूमेंट को गैर दिलचस्प बना देता है। फिर लोग जो है वो खाली हेडिंग ही पढ़ते हैं, वो उसके बीच में जो लिखा है वो उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है जी स्पेसिफिटी। स्पेसिफिटी से मुराद ये है कि हेडिंग को वो काम करना चाहिए जो उसका काम है। उसका काम क्या होता है हेडिंग का, कि बताना। इट शुड डिस्क्राइब, इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव इन नेचर एंड इट शुड सिग्नल लाइक अ साइन बोर्ड के आगे क्या है ना। ठीक है, जैसे साइन बोर्ड लगे होते हैं ना रोड पे, तो जहाँ पे भी 2-3 रोड्स दिखते हैं तो अब वहाँ पे साइन बोर्ड होता है, तो वो हमें बताता है कि राइट मुड़ने वाला रास्ता जो है कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट मुड़ने वाला रास्ता कहाँ जा रहा है, सीधा जाने वाला रास्ता कहाँ जा रहा है। तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। हेडिंग जो है उनका फंक्शन साइन बोर्ड की तरह होता है, और ये हमें बताती हैं कि व्हाट लेज अहेड। तो हेडिंग को स्पेसिफिक होना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई जो आगे की बात है, आगे मतलब कि क्या बात डिस्कस होनी है और क्या बात डिस्कस होने जा रही है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं हेडर्स और फुटर्स और पोजीशन एंड रूल्स। रूल्स लिखा है, ये रूलर बेसिकली होगा। ठीक है, तो वर्ड का डॉक्यूमेंट जो है उसमें इन चीज़ों का एक अपना किरदार होता है। हेडर होता है, फुटर होता है, पोजीशन है, पोजीशन का मतलब कि पेजेस एक पेज से दूसरे पेज में मूव करना, रूल्स। तो ये सारी चीज़ें जो कि विजुअल, जिनका नज़रों से ताल्लुक़ है ना। ठीक है, तो हेडर जो होता है वो ऊपर वाली साइड पे होता है। अब ये देखें, क्लिक मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे, अब ये यहाँ पे लाइन आ गई है। ठीक है, लाइन बन गई, और ये देखें ये हेडर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे मैंने जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूँगा ना, ये फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया ये सैम्पल डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अब लोगों को पता है कि ये सैम्पल डॉक्यूमेंट है ना, कि जो चीज़ें इसके अंदर हैं वो रियल नहीं हैं, और ये जो है ब्लैक कलर का नहीं होगा, इसका रंग जो है वो दूसरी टेक्स्ट से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो अब आप देखें कि इसका रंग जो है ग्रे हो चुका है, और इसमें अब मैं मज़ीद कुछ ऐड नहीं कर सकता। अब मैं दूसरे खाने में आ गया हूँ, ये मेन टेक्स्ट है। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाले खाने में वर्ड में नीचे आप जाएँ तो नीचे फुटर होता है। ठीक है, अब पेज के एंड पे जो चीज़ है वो होती है फुटर। अब ये मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखें फुटर लिखा हुआ आ गया और ये लाइन लग गई है। ठीक है, अब फुटर में यूजुअली क्या होता है कि हम यहाँ पे पेज नंबर लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेज नंबर 1 है, ये मैंने लिख दिया। इसके अलावा अगर कोई मैंने डेफिनेशन किसी चीज़ की देनी है, किसी टर्म की, तो या कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस आ गया है। ठीक है, तो उसको इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन, तो उसको भी मैं इधर ही यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो हेडर और फुटर जो है इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, और दीज फंक्शंस आर देयर टू हेल्प द रीडर्स। ठीक है, तो पेज नंबर जो है यूजली उसको आप अपने डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू वांट टू राइट इट ऑन द टॉप तो आप टॉप पे भी लिख सकते हैं, इफ़ यू राइट इट ऑन द, इफ़ यू विश टू राइट इट इन द फुटर तो आप उसको फुटर में भी लिख सकते हैं। आपकी अपनी चॉइस है कि आप उसको राइट साइड पे लिखना चाहते हैं, उसको लेफ़्ट साइड पे लिखना चाहते हैं, या फिर उसको मिडल में लिखना चाहते हैं फुटर के। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस होती है, इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट जो रूल्स हैं वो नहीं है। ठीक है, तो अब आगे डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको दिखाई गई है वही चीज़ जो कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं, हेडर एरिया। ठीक है, ये जो एरिया है इट इज़ कॉल्ड द मेन बॉडी। ठीक है, साइडों पे जो जगह खाली होती है इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है ये क्या है, फुटर एरिया कहलाता है, फुट का एरिया कहलाता है। ठीक है, नीचे तो ये चीज़ होगी जी। अब हम बात करते हैं मार्जिन एंड स्पेसिंग की, व्हाट इज़ मार्जिन एंड व्हाट इज़ स्पेसिंग। मार्जिन्स की अगर आप बात करें तो ये वर्ड का डॉक्यूमेंट आपके सामने ओपन है। हम जब होम में जाते हैं, ठीक है,
सॉरी होम में नहीं, आपके सामने मैं ज़रा इसको वर्ड को छोटा कर लूँ। तो लेट मी शो यू कि कहाँ पे आपको मार्जिन्स मिलेंगे और कहाँ पे आपको जी ये वर्ड का डॉक्यूमेंट है। तो ये आपके सामने लेआउट है, ठीक है। लेआउट की टैब पे जब आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये सबसे पहला जो ऑप्शन है ये इसमें मार्जिन्स का होता है, ठीक है। तो नॉर्मल मार्जिन जो हैं वो डॉक्यूमेंट की ऑटोमेटिक सेटिंग जो है उसमें होता है कि जो ऑटोमेटिक सेटिंग है वो नॉर्मल पे होती है, और नॉर्मल में होता ये है कि ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट मतलब कि चारों साइडें जो हैं डॉक्यूमेंट की उनमें एक एक इंच जो है वो जगह खाली होती है, ठीक है। अब आप इसको नैरो में कन्वर्ट करेंगे तो वो 1 इंच से आधा इंच जगह खाली रह जाएगी, ठीक है। और फिर मॉडरेट पे चले जाएंगे तो वो भी नॉर्मल से थोड़ा सा कम है कि ऊपर से और नीचे से तो 1 इंच है, लेकिन साइडों से जो है वो 0.75 इंच है, ठीक है। और ऐसे ही डिफरेंट जो है वो यहाँ पे सेटिंग्स हैं, और अगर आप इन सेटिंग्स से मुतमईन नहीं हैं तो आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन्स का ऑप्शन आपके सामने है। आप अपनी पसंद के मार्जिन्स जो हैं उनको यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि ऊपर से कितने इंच छोड़ना है, लेफ़्ट से कितने इंच छोड़ना है, ऐसे ही बॉटम से कितने इंच और राइट से कितने इंच, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो मार्जिन्स की समझ आपको आ गई। उसके बाद बात आती है स्पेसिंग की, ठीक है। स्पेसिंग जो है वो भी वर्ड के अंदर ही उसकी सेटिंग होती है, ठीक है। और स्पेसिंग को सेट करने के लिए आप जो है वो होम पे जाएंगे, ये होम। तो होम में आपको ये टैब जो छोटी सी नज़र आ रही है, ठीक है, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की, जिसमें एक एरो ऊपर को जा रहा है और एक एरो नीचे को जा रहा है। तो इसमें आपके पास जो है वो लाइन स्पेसिंग आती है कि आपने 1 की स्पेसिंग रखनी है, 1.15 है, 1.5 है, 2 है, 2.5 है और 3 है। इसके अलावा कुछ डेजिग्नेटेड स्पेशल स्पेसिंग होती हैं, तो उसमें आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस पे आप जब जाएंगे तो इन चीज़ों को जो है वो यूज़ किया जाता है। सिंगल स्पेसिंग आपने यूज़ करनी है, 1.5 यूज़ करनी है, या फिर आपने डबल स्पेसिंग यूज़ करनी है। तो जितने भी हमारे थीसिस या रिसर्च पेपर्स होते हैं उनको डबल स्पेस जो है वो किया जाता है। यहाँ पे आप जो है वो डबल स्पेसिंग को ओके करें और इसको आप फिर ओके करते हैं तो ये आपकी जो डॉक्यूमेंट की सेटिंग है वो डबल स्पेसिंग पे चली जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जहाँ पे लिखा क्या है ना स्पेसिंग और मार्जिन्स के बारे में। वही बात है कि 1 इंच जो है वो एटलीस्ट जो आपकी सेटिंग्स हैं इलेक्ट्रॉनिक बुक की वो यही होनी चाहिए कि 1 इंच जो है वो चारों साइडों से आपकी बुक या आपका पेपर जो है वो उसको खाली होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट्स कि जिनको बाइंड करने की ज़रूरत है, कि जिनको आपने हार्ड फॉर्म में छापना है, उनकी स्पेसिंग ऑलरेडी बात हो भी चुकी कि उनका स्टाइल और उनकी चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती हैं। तो ऐसी किताब कि जिसको आपने यू हैव टू पब्लिश इट, एंड ऑब्वियसली जब आप व्हेन यू विल पब्लिश इट तो उसकी बाइंडिंग होगी, जिल्द होगी। जब जिल्द और बाइंडिंग होगी तो अगर आपने वही इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट का प्रिंट ले लिया है तो उसमें ख़तरा ये होता है कि बाज़ वर्ड्स जो हैं वो शायद उस जिल्द साजी की नज़र हो जाएं और वो रीडर के लिए अवेलेबल ना हो, रीडर की आंखों से मतलब कि कट जाएं। तो ऐसे में जो लेफ़्ट मार्जिन है आपका, ठीक है, अगर आपने किताब जो है प्रिंट करनी है या थीसिस आपने प्रिंट करना है, जो फाइनल डॉक्यूमेंट होता है थीसिस आपका, उसको आप लेफ़्ट साइड पे 2.25 से लेके 2.5 तक की स्पेसिंग जो सॉरी 2 से लेके 2.5 इंचेस जो है वो स्पेसिंग आप लेफ़्ट साइड पे रखते हो ताकि इजीली बाइंडिंग हो जाए और उस बाइंडिंग के पीछे आपके कोई वर्ड्स जो हैं वो डिसअपीयर ना हो, ठीक है। ठीक है जी। इसके बाद इंडेंट 5 to 7 स्पेसेस
टू बिगिन पैराग्राफ कि जब कभी भी पैराग्राफ नए का आगाज़ करें तो उसको इंडेंट करें, ठीक है। और टेक्स्ट जो है वो डबल स्पेस होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया और आपको ये भी बता दिया है कि डबल स्पेसिंग का ऑप्शन आपको वर्ड में कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। नाउ वी विल मूव ऑन टू 6.5 डिज़ाइनिंग टेक्स्ट फीचर्स टू कन्वे मीनिंग। कि टेक्स्ट को ऐसे डिज़ाइन करना, ऐसे यूज़ करना, ऐसे डिज़ाइन किया जाए बल्कि उसको कि वो अपना मीनिंग जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही कन्वे करे। ये तो हाईलाइटर्स जो हैं दे आर द टेक्स्ट फीचर्स। टेक्स्ट के या मतलब कोई भी जो राइटिंग होती है उसके ऐसे फीचर्स होते हैं कि जिनको इस्तेमाल किया जाता है मीनिंग्स को कन्वे करने के लिए, ठीक है। उसमें शामिल हैं फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ शामिल है, लीडिंग्स शामिल हैं, कॉलम शामिल है, लाइन लेंथ शामिल है और जस्टिफिकेशन शामिल है, ठीक है। एक ही मतलब के पॉइंट जो है उस पर अलग अलग हमारी डिस्कशन होगी। जहाँ तक ताल्लुक है जी हाईलाइटर्स का, तो हाईलाइटर्स वो चीज़ होती है जो कि दूर से ही हमारी अटेंशन जो है वो अट्रैक्ट करती है, जो कि हमारी अटेंशन को अपनी जानिब मबजूल करती है, जो कि आई कैचिंग होती है, ठीक है। इन इंग्लिश अगर हम उसके लिए फ्रेज यूज़ करना चाहें तो इट इज़ आई कैचिंग, ठीक है। तो इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। बोल्ड फेस है, ठीक है, नंबर 1 पे कि आपने चीज़ों को बोल्ड कर दिया, जैसे हेडिंग बोल्ड होती है तो वो दूर से ही हमें नज़र आ जाती है, ठीक है। इटैलिक्स हैं, ऑल कैपिटल्स के लेटर्स जो हैं उनको कैपिटल कर दिया जाता है। वर्टिकल लिस्ट्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा कोटेशन मार्क्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनको हम यूज़ करते हैं एज हाईलाइटर्स, कि ये चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, ठीक है। दीज हाईलाइटर्स क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द रीडर, के रीडर के ऊपर एक इनका अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। अच्छा इंप्रेशन ऐसे पड़ता है कि जो आपका रीडर है ऑब्वियसली एक एक जो लफ्ज़ आपने लिखा है वो उनके रेलिवेंट नहीं होता, ठीक है। जो एक एक वर्ड आप लिख चुके हैं वो उनके रेलिवेंट नहीं होता, उनको कुछ थोड़ी सी चीज़ें उसमें से चाहिए होती हैं, ठीक है। तो हेडिंग्स और हाईलाइटर्स जो हैं व्हेन दे आर यूज, तो यू नो कि भाई इस हेडिंग के अंदर मेरी मुतलका इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद होगी। तो इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 में आपने स्किमिंग और स्कैनिंग की टेक्निक्स तो ऑलरेडी मतलब के पढ़ चुकी हैं, तो आपको पता है कि स्किमिंग क्या होती है, स्कैनिंग क्या होती है। जो हाईलाइटर्स हैं ये हमें स्किम और स्कैन करने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारे मददगार साबित होते हैं और इजीली हम जो है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन तक पहुंच सकते हैं, या हम उस इन्फॉर्मेशन का जो खुलासा है वो बड़ा ही इजीली हमें पता चल जाता है, ठीक है। The second highlighter is the italics used to designate a word or a phrase more prominent than its surrounding text. कि italics जो हैं वो भी जो इर्द गिर्द के अल्फाज हैं उनसे ज़्यादा चीज़ों को प्रोमिनेंट करने के लिए जो है उसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। ऑल कैपिटल्स जो हैं वो भी एक और हाईलाइटर है, ठीक है, और वो भी ऑब्वियसली जो रीडर्स हैं उनकी अटेंशन को हासिल करने के लिए उसका भी यूज़ होता है, ठीक है। और मोस्टली क्या होता है कि टॉप लेवल की जो आपकी हेडिंग है, पहले लेवल की जो आपकी हेडिंग होती है वो जो हेडिंग है वो इसमें ऑल कैपिटल के अंदर जो है उसको लिखा जाता है, ठीक है। वर्टिकल लिस्ट इज़ अनदर टाइप ऑफ हाईलाइटर्स। नेक्स्ट हमारे पास वर्टिकल लिस्टें आती हैं, ठीक है, जो कि इसमें बुलेट्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। बुलेट्स के ज़रिए हम कोई लिस्ट बनाते हैं और ये भी ऑब्वियसली रीडर की अटेंशन हासिल करने के लिए होता है, क्योंकि आम जो टेक्स्ट होती है वो तो अपना इसमें हॉरिजेंटल अंदाज में लिखी जाती है, और अगर इफ़ समथिंग इज़ रिटन वर्टिकली तो इसका मतलब ये है कि ये कुछ डिफरेंट है और ये कुछ अहमियत का हामिल है, इसके अंदर कुछ ना कुछ अहमियत है। कोटेशन मार्क्स का आपको ऑलरेडी इल्म है, इस पर मेरा नहीं ख्याल कि मुझे को मज़ीद जो है वो डिटेल में जाने की ज़रूरत है कि किसी भी दूसरे शख्स के जो अल्फाज हैं, किसी बड़े शख्स के या किसी अहम शख्स के जो अल्फाज हैं उनको जब हम अपने अल्फाज के अंदर अपनी राइटिंग या अपनी स्पीच के अंदर कोट करते हैं तो वहाँ पे कोटेशन मार्क्स जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 6.6 आ गया हमारे पास फ़ॉन्ट साइज़, लीडिंग, कॉलम्स, लाइन लेंथ एंड जस्टिफिकेशन। इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि फ़ॉन्ट क्या होता है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होता है, लीडिंग क्या होती है,
कॉलम्स क्या होते हैं, लाइन लेंथ क्या है और जस्टिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट जो है वो मैं आपको वर्ड अगर ओपन करके दिखाऊं तो ये जो ये साइड पे लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं फ़ॉन्ट। और नंबर 1 पे कैलिब्री लिखा है। और अगर आपने कभी MS ऑफिस यूज़ नहीं किया तो यकीनन आपने पाकिस्तान की तारीख में एक जो है वो कैलिब्री फ़ॉन्ट का स्कैंडल आया था, वो तो आपको यकीनन याद होगा कि जिसमें एक सियासी जमात जो है उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट जो था फ्रॉज किया, यानी कि जाली बनवाया, और वो जो जाली डॉक्यूमेंट था वो कैलिब्री फ़ॉन्ट के अंदर लिखा गया। और अब वो जिस जो डेट डाली गई उस डॉक्यूमेंट पे वो कैलिब्री फ़ॉन्ट की रिलीज़ होने से पहले की डेट थी, ठीक है। तो वो पता चल गया, पकड़ा गया कि जनाब कि ये तो फ़ॉन्ट जो है बाद में रिलीज़ हुआ है, और इन्होंने जो डेट डाली है वो तो उससे पहले की है। उसका मतलब ये है कि ये जो सारा डॉक्यूमेंट है ये फैब्रिकेटेड है, ये डॉक्यूमेंट जो है वो जाली है, ठीक है। तो फ़ॉन्ट्स जो होते हैं डिफरेंट स्टाइल होते हैं टेक्स्ट के। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टाइम्स न्यू रोमन आपके सामने लिखा है। टाइम्स न्यू रोमन जो है ये सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, ठीक है। और इसको जो है वो मुझे यूज़ करना अच्छा लगता है, मैं इसको यूज़ करता हूँ, ठीक है। प्रोफेशनल सेटिंग जो भी आपकी होती है, ठीक है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। अब मुख्तलिफ फ़ॉन्ट्स हैं, और अब आप ये देखें तो ये मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये स्टाइलिश तो लिखा हुआ है, ठीक है, आप अगर इसको देखें ना तो ये बड़ा ही स्टाइलिश किस्म का, लेकिन इसको रीड आउट करना मुश्किल है। अब साइज़ 10 का ही है, इसका भी साइज़ 10 का है और इसका भी साइज़ 10 का है, लेकिन इसको रीड करना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है और इसको रीड करना आसान है, ठीक है। स्टाइल इसके अंदर है लेकिन उसकी रीडेबिलिटी जो है वो उसके अंदर जो है वो नहीं है। अब इसी को हम अगर किसी और में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो अब ये अल्जीरियन आ गया। अब अल्जीरियन देखें तो सारे ही लेटर वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल में चले गए हैं, और इसका भी स्टाइल ऐसा है कि उसके अंदर स्टाइल है लेकिन रीडेबिलिटी के फिर यहाँ पे भी इश्यूज आ गए, ठीक है। अब ये एक और स्टाइल है, ये एक और स्टाइल है, एजेंसी FB और स्टाइल है। अब ये देखें तो ये भी बड़ा अजीब सा लग रहा है। अदानी आ गया, ठीक है, ये भी डिफरेंट है, अल्जीरियन। अब आप आगे मतलब कि चलते जाएं तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है स्टाइल्स की जो MS वर्ड जो है ये आपको ऑफ़र करता है, ठीक है। तो हम यूजली टाइम न्यू रोमन्स जो है उसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलें जी, वापस जाते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट पे। तो फ़ॉन्ट के टाइप का तो आपको अब पता चल गया कि फ़ॉन्ट की टाइप जो है वो क्या होती है, ठीक है। यहाँ पे नीचे उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है आपके लिए कि फ़ॉन्ट का जो टाइप है टाइम न्यूज़ रोमन में लिखा गया है ये यहाँ पे। तो ये देखें तो ये ज़्यादा लेजिबल है। उसके बाद अल्जीरियन में लिखा, हमने भी अल्जीरियन में लिखा तो सारे जो लेटर्स थे आपके वो कैपिटल हो गए, ठीक है। अब आप देखें फर्स्ट वन में हमारे पास जो है टाइम न्यूज़ रोमन में 2 लाइंस पूरी हैं और तीसरी लाइन बिल्कुल थोड़ी सी है। अल्जीरियन में आप देखें तो 2 लाइंस पूरी हैं, तीसरी लाइन बिल्कुल एंड होने वाली है। आहरोनी में आप देखें तो इसमें भी 2.5 लाइंस हैं। बोडोनी में आप देखें तो यहाँ पे 1.5 लाइन भी नहीं है, ठीक है। ब्रॉडवे में आप देखें तो 3 लाइंस कंप्लीट हैं। अप्रतिज्या में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 2 लाइंस में बात हो रही है, ठीक है। तो अब ये फ़ॉन्ट के साइज़ का और फ़ॉन्ट के स्टाइल जो है ये बहुत मैटर करता है कि आपकी एक लाइन जो है उसके अंदर कितने वर्ड्स आ रहे हैं। वो ऑब्वियसली अगर फ़ॉन्ट बड़ा है तो लाइन के अंदर वर्ड जो हैं कम आएंगे, फ़ॉन्ट छोटा है तो लाइन के अंदर वर्ड ज़्यादा आएंगे, ठीक है। उसके बाद फ़ॉन्ट के साइज़ की बात हो रही है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर MS वर्ड जो है यहाँ पे जो लेटर्स हैं उनके साइज़ को पॉइंट्स में मेजर किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे ये फ़ॉन्ट का साइज़ जो है 10 है, ठीक है। इसको आप 9 कर सकते हैं, इसको आप 8 कर सकते हैं, आप 8 पे भी जा सकते हो, ठीक है, 12 पे जा सकते हो, 14 पे जा सकते हो, जितना बड़ा आप मतलब कि उसको करना चाहें आप उसको कर सकते हैं। अब अगर हम इसको 8 पे लेके चले जाएं तो ये बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है, अजीब सा दिखाई दे रहा है, ठीक है।
और अगर हम इसको 24 पे लेके चले जाएं तो ये फिर भी अजीब सा दिखाई दे रहा है। तो हमें कुछ ऐसा दरमियाना रास्ता ढूंढना होता है कि जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बैलेंस दिखाई दें, जहाँ पे चीज़ें जो है वो ख़राब ना हों, ठीक है। तो कॉमन जो साइज़ है जो कि इस्तेमाल होता है वो 9, 10 और 12 का है। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स में 12 को जो है वो यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, जैसे कि अभी आपके सामने लिखा गया वो चीज़ें 12 के साइज़ में थी, ठीक है। तो कॉमन हेडिंग्स जो हैं उनका साइज़ 14, 18 या फिर 24 होता है। और मोर ओवर सर्टन मैगजीन यूज 10 पॉइंट टाइप वेर एज सर्टन रिपोर्ट्स यूज 12 पॉइंट्स, ठीक है। कि मुख्तलिफ अब जो इदारे हैं उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ उनका जो है वो पैटर्न होता है लिखने का, और उसी पैटर्न को और उसी स्टाइल को जो है वो फॉलो किया जाता है। जहाँ तक रिसर्च आर्टिकल्स का ताल्लुक है और आपकी राइटिंग का ताल्लुक है, तो इसमें 14 का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हेडिंग्स में यूज़ किया जाता है, और जो बाकी टेक्स्ट है आपका उसमें 12 के फ़ॉन्ट साइज़ को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो बाज़ रिसर्च जर्नल्स जो हैं वो 10 पॉइंट साइज़ जो है टेक्स्ट का उसको रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अब आपको अगर डिफरेंस दिखाना चाहें, यहाँ पे इन्होंने लिखा है लेकिन शायद इनसे जब इन्होंने डिज़ाइन किया तो उसमें मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी, ठीक है। दिस लेक्चर इज़ अबाउट स्टाइल, ये है जी, इसको हम करते हैं 9। दूसरा जो है वो 10 पे है, तीसरे को हम लेके जाते हैं 12 पे, ठीक है। तो डिफरेंस जो है वो आपको फील हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। 12 के बाद ये आप देखें तो इट इज़ 14, कंपैरिजन अभी हम करते हैं, और 14 के बाद आ गया 18, ठीक है। तो आगाज़ आप देखें ना हमने कहाँ से किया जी, ये 9 का साइज़ है, ये 10 का साइज़ है, ये 12 है, ये 14 है और ये 18 है, ठीक है। तो अगर फ़ॉन्ट साइज़ ऑब्वियसली आप देखें मतलब जितना बड़ा होता चला जाएगा उतने ही आपकी लाइन के अंदर वर्ड्स जो हैं वो रिड्यूस होते चले जाएंगे, ठीक है। जितना फ़ॉन्ट साइज़ छोटा होगा उतना आपकी लाइन के जो वर्ड्स हैं वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं लीडिंग की। लीडिंग जो है ये स्पेस होती है, वो स्पेस जो कि एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में होती है, ठीक है। अब नॉर्मली इसका रूल ये है कि जितना फ़ॉन्ट साइज़ होता है उससे लीडिंग जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन जनरली इस मामले पे कोई बात नहीं की जाती, कोई इसको ख़ास हमें से जो है वो सेट करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। उसकी रीज़न क्या है कि ये ऑटोमेटिकली जो है वो चीज़ें एडजस्ट होती हैं। लेकिन अगर आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़े तो ये ऑप्शन जो है जिसमें एक एरो ऊपर जा रहा है और एक एरो नीचे जा रहा है और उसके सामने 3 लाइंस हैं, यहाँ से आप लाइन स्पेसिंग जो है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं कि एक लाइन के बीच में मतलब कि कितना फासला होना चाहिए आफ्टर लाइन, तो वो यहाँ पे सारी की सारी एडजस्टमेंट जो है वो हो सकती है, ठीक है बेटा। तो साथ साथ आपका जो है वो थ्योरी भी चल रही है और साथ साथ आपका प्रैक्टिकल भी चल रहा है कि चीज़ें आपको MS ऑफिस में जो है और MS वर्ड में नज़र आ रही हैं कि हाउ डू यू डू इट, ठीक है। कॉलम्स, लाइन लेंथ एंड जस्टिफिकेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारे पास कॉलम बनाना, लाइन लेंथ कितनी होनी चाहिए और उसको जस्टिफाई करना चाहिए या फिर जस्टिफाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। टेक्निकल राइटिंग जो है उसमें कॉलम्स जो हैं वो बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं, ठीक है। जो नॉर्मली पेज टाइप्स हैं, ठीक है, उसमें वन वाइड मतलब के कॉलम जो है उसको, जैसे अब ये आपके सामने पैराग्राफ लिखा है ना, तो ये 1 कॉलम है, ठीक है। और अखबारें अगर आप ओपन करें तो उनके बीच में लाइन होती है, आधी टेक्स्ट इधर लिखी होती है और आधी टेक्स्ट जो है वो दूसरी साइड पे लिखी होती है, तो वो 2 कॉलम्स उसमें बनते हैं टेक्स्ट के, ठीक है। तो नॉर्मली जो आपकी रिसर्च राइटिंग है उसमें 1 कॉलम वाला स्टाइल जो है वही यूज़ होता है और उसी को जो है वो अपनाया जाता है, ठीक है। तो APA में
जो APA का स्टाइल आप अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का स्टाइल जो कि रिकमेंडेड है, उसमें आप जो चीज़ है कि आपने पैराग्राफ की पहली लाइन को इंडेंट करना होता है। इंडेंट करना मैंने आपको पहले बताया था, तो उसको दोबारा जो है वो एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम आते हैं जी जस्टिफिकेशन पे कि चीज़ें जस्टिफाइड होनी चाहिए या फिर अनजस्टिफाइड होनी चाहिए। तो ये जो पहला पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है जिसकी 3 लाइन है, अब आप देखें पहली लाइन का विद जो है उसका अख्ताम कहाँ पे हो रहा है, दूसरी लाइन का होस्ट जो है उसका अख्ताम कहाँ पे हो रहा है, तीसरी लाइन का कैंपस जो है उसका अख्ताम कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो पहला पैराग्राफ है ये सिमिट्री में नहीं है, तो इसको हम कहेंगे दैट इट इज़ अनजस्टिफाइड। ठीक है, कि इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरा पैराग्राफ ऑन दी अदर हैंड वही पैराग्राफ है लेकिन यहाँ पर इसको जस्टिफाई किया गया है। ठीक है, तो जस्टिफाई करने का मतलब ये है कि ये इसके अंदर सिमिट्री है, चीज़ें एक लाइन के साथ अटैच हैं। तो ऑफिस में अगर आप जाना चाहें चीज़ों कि आपने जस्टिफाई करना है या फिर नहीं करना, तो ये यहाँ पे इसके सामने शॉर्टकट बना होता है। जिस चीज़ को आपने जस्टिफाई करना है उसको सिलेक्ट करें। जैसे ये फॉर एग्जांपल अब आपके सामने पैराग्राफ है, इट इज़ अनजस्टिफाइड ना, कि पहली लाइन जो है इसकी यहाँ पे एंड हो रही है, दूसरी लाइन यहाँ पे एंड हो रही है। अब ये जो ऑप्शन है, तीनों लाइनें जो कि बराबर हैं, ठीक है, इन पे आप जो है क्लिक करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। या फिर इसका दूसरा तरीकाकार ये है कि कंट्रोल और जे दबाएं तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा, दोबारा कंट्रोल जे दबाएंगे तो अनजस्टिफाई हो जाएगा, और फिर दबाएंगे तो ये जस्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल वी आर गोइंग हैंड इन हैंड। ठीक है, एंड यू आर लर्निंग थिंग्स, दैट इज़ वेरी गुड। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं जी डेवलपिंग स्टाइल शीट पे, कि जो स्टाइल शीट एक आपके पास होनी चाहिए कि जब कभी भी आप कोई डॉक्यूमेंट लिखने लगें। अब होता क्या है, ज़ाहिर है हम लोग इंसान हैं, तो इंसान भुलक्कड़ होते हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हमने क्या करना है। ठीक है, तो स्टाइल शीट जो है उसको डेवलप करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है वो मार्जिन उनको सेलेक्ट करें। ठीक है, डिसाइड हाउ मेनी लेवल्स ऑफ हेड्स यू विल नीड, तो आप ये फैसला करें कि कितनी लेवल्स जो हैं हेडिंग्स के उनकी आपको ज़रूरत है। सिलेक्ट स्टाइल फॉर ईच लेवल, कि ईच लेवल जो है उसका स्टाइल आप कोई ना कोई सिलेक्ट करें। सिलेक्ट लोकेशन एंड फॉर्मेट फॉर योर पेज नंबर, कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो डॉक्यूमेंट लिखने जा रहे हैं उसमें कहाँ पे, किस जगह पे, किस पॉइंट पे आप जो है वो अपना पेज नंबर लिखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि आप हेडर में भी पेज नंबर लिख सकते हैं, आप उसके फुटर में भी पेज नंबर लिख सकते हैं, आप लेफ़्ट पे भी लिख सकते हैं, राइट पे भी लिख सकते हैं, मिडिल में भी लिख सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन वो जो चॉइस एक दफ़ा कर लिया आपने, फिर आपने उसको लेके चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो चॉइस फिर आपने ख़त्म कर देनी है ना। ठीक है, कि एक मतलब कि पहले पेज पे आपने ऊपर लगाया पेज नंबर, दूसरे पेज पे आपने नीचे लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा। जो एक स्टाइल शीट, एक टेम्पलेट आप डेवलप करेंगे, फिर उसको आप जो है वो लेके चलें एंड तक पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, डिटरमिन द नंबर ऑफ द कॉलम्स एंड अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, नेक्स्ट कि आपने वन कॉलम जैसे कि नॉर्मली होता है, या फिर आपने 2 कॉलम्स पे जाना है, और अगर आपने 2 कॉलम्स के बीच को चूज़ करना है तो फिर हर कॉलम जो है उसके बीच में स्पेस कितनी होनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो और लीडिंग फॉर द टेक्स्ट आप चूज़ करें कि फ़ॉन्ट का साइज़ क्या होगा और जो लाइंस हैं उनके बीच में स्पेस कितनी होगी। ठीक है, अब ये चीज़ें ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड विद यू कि फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या अहमियत है, और हमें क्यों उसको जो है वो मोहतात अंदाज में सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, प्लेस दी अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन इन दी हेडर और फुटर एरियाज। ठीक है, जो अप्रोप्रिएट यानी कि मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन है उसको या तो आप हेडर में लिखें या फिर फुटर में, यानी कि मुतल्लिका जो इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप अपने रीडर्स को मुहैया करना चाहते हैं। ठीक है, तो उस इन्फॉर्मेशन को आपने हेडर में लिखना है तो हेडर में लिखें, फुटर में लिखना है तो आप उसको फुटर में लिखें। ठीक है,
इस्टेब्लिश अ मेथड फॉर हैंडलिंग वर्टिकल लाइन, कि एक मेथड इस्टेब्लिश करें कि वर्टिकल लिस्ट अगर आपने किसी चीज़ की देनी है तो हाउ विल यू डू इट। आप उसमें नंबर्स का यूज़ करेंगे, आप लेटर्स का यूज़ करेंगे, या फिर आप उसमें बुलेट्स का यूज़ करेंगे। अब आप देखें ना, वर्ड को अगर आप ओपन करें ना, तो जो भी लिस्ट, फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है ना, ये वर्टिकल लिस्ट है, ठीक है। तो इस वर्टिकल लिस्ट को जो है वो लिखने के मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं, ठीक है। नंबर 1 पे बुलेट्स आ गई, ठीक है। मैं इस लिस्ट को बुलेट्स की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये नंबर्स आ गए 1 2 3 और ABC आ गई, ठीक है। इसके डिफरेंट अंदाज हैं, ठीक है। उसके बाद ये हायरार्की आ गई कि इसको हायरार्की की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। 1.1 ये देखें। तो अब ये चीज़ें जो हैं आपने सिलेक्ट करना है इसमें से कि विच वन इज़ योर चॉइस ना, कि आप किस मेथड को लेके चलना चाहते हैं। शर्त फिर वही होती है कि जहाँ से आपने आगाज़ किया फिर इख्तिताम भी उसी पे होगा कि वही स्टाइल आप एंड तक लेकर चलेंगे। चूज़ अ मेथड फॉर डिस्टिंग्विशिंग विजुअल्स फ्रॉम द टेक्स्ट, कि विजुअल्स जो हैं, जो विजुअल एड्स आपने यूज़ करनी है, जो इमेजेस आपने यूज़ करने हैं, या फिर आपने ग्राफ और चार्ट्स जो हैं जिनको आपने यूज़ करना है, तो वो डिस्टिंग्विश्ड होने चाहिए और उनका भी मेथड जो है इट शुड बी देयर, ठीक है। अब आगे एक्टिविटी है, यूज़ प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एड विजुअल लॉजिक टू रिवाइज द फॉलोइंग पैराग्राफ्स, आल्सो एलिमिनेट अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप एलिमिनेट कर दें, ठीक है। और इस पेज को अब आपने डिज़ाइन करना है। अब ऑब्वियसली डिज़ाइनिंग जब आप मतलब के करेंगे ये एक्टिविटी, तो इसको आपको वर्ड के अंदर, MS वर्ड के अंदर खुद से टाइप करना होगा, और इसमें मार्जिन्स जो हैं वो आपने सिलेक्ट करने होंगे कि आपने इसको प्रिंटेड फॉर्म में लेके जाना है, तो लेफ़्ट साइड का मार्जिन 2 से 2.5 होगा, और अगर आपने इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट बनाना है तो फिर नॉर्मल मार्जिन यानी कि 1 इंच ईच साइड पे होंगे, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स दे आर देयर, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट है, ये आपकी एक्टिविटी है। अब आप जो अगले 8-10 मिनट्स आपके पास हैं उसमें आप बैठ कर इस एक्टिविटी को अटैम्प्ट करें आप अपने पेपर पे, ठीक है। और आई टेक सम रेस्ट फॉर नेक्स्ट 8 to 10 minutes. So this is the end of the lecture for today. बुक्स आपके पास होंगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो इसको आप देखें और इस एक्टिविटी को आप लोग बेटा अटैम्प्ट करें, ठीक है बेटा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। हेलो।